डिफरेंशिएट करेंगे राइट और लेफ्ट लंग के बीच में। देखो जो राइट लंग होता है वो ऐसे डबल पहाड़ की तरह होता है, ठीक है, डबल पहाड़ की तरह होता है राइट लंग। राइट लंग में सबसे ऊपर जो आर्टरीज आती हैं यहाँ पे आती हैं, आर्टरी निकलती है, सबसे ऊपर आता है पल्मोनरी वेन, फिर उसके नीचे बड़ी बड़ी दो ब्रांचेज आएंगी, दैट इज़ पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक। और इसके साइड में ऐसे करके एक बिल्कुल ही फेंट सी चीज़ होगी, दैट इज़ द ब्रोंकाई। ब्रोंकाई मतलब एक फेंट सा टिश्यू टाइप कलर होगा उसका, वो छेद की तरह नहीं दिखाई देगा। और लास्ट में यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स होंगी दोबारा से, ठीक है। पल्मोनरी वेन सबसे पहले, फिर ये बड़े बड़े जो आएंगे दैट इज़ पल्मोनरी आर्टरी, ये उसके नीचे उसके साइड में राइट में थोड़ा सा आएगा ब्रोंकाई, और पल्मोनरी वेन्स इसके बीच में आएंगी। ये है राइट लंग। राइट लंग कैसा है? पहाड़ की तरह, डबल लो पहाड़ की तरह, मतलब दिस डबल पहाड़ की तरह राइट लंग है, ठीक है। अब बात आते हैं लेफ्ट पहाड़ की तरफ, मतलब लेफ्ट लंग की तरफ। लेफ्ट लंग लगभग ट्राइंगल की तरह आ जाता है, बिल्कुल लगभग ट्राइंगल की तरह आ जाता है लेफ्ट लंग। देखो ऐसे याद करने के लिए, स्ट्रक्चर देख के तो यू विल कंफ्यूज तो होगे, हम सिर्फ उसके कैरेक्टर देख रहे हैं कि राइट लंग कैसा है, लेफ्ट लंग कैसा दिखने में। लेफ्ट लंग जो है वो पहाड़ की तरह है, जो कि थोड़ा सा ट्राइंगल की तरह है बिल्कुल। इसमें डबल लोब नहीं दिख रही हमें, कहीं ऐसा डबल पहाड़ नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है। लेफ्ट लंग के अंदर जो सेम तरीका होगा, सबसे ऊपर इसमें आएंगी पल्मोनरी वेन्स, ठीक, ऐसे यहाँ आ जाएंगी पल्मोनरी वेन्स। फिर बड़े बड़े जो छेद होंगे, जो बड़े छेद होंगे, दैट इज़ अ पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। फिर ब्रोंकाई जो होगा वो एकदम ऐसा दिखेगा और उसके अंदर टिश्यू दिखाई देगा, ब्रोंकाई के अंदर टिश्यू दिखाई देगा, वो बिल्कुल क्लियर कट छेद की तरह नहीं दिखेगा, ठीक है। इसमें माइन्यूट टिश्यू दिखाई देगा, माइन्यूट ऐसा लगेगा कि बिल्कुल वाइटिश कार्टिलेज जैसा कुछ इसके अंदर है, तो दैट इज़ द ब्रोंकाई, ठीक। और लास्ट में इन ब्रोंकाई के नीचे आएंगी पल्मोनरी वेन्स दोबारा से। सबसे ऊपर पल्मोनरी वेन होती है, बीच में पल्मोनरी आर्टरी होती है जो बड़े बड़े छेद होते हैं, उसके बाद जो ब्रोंकस होती है वो थोड़ी सी फेडेड दिखाई देती है, जिसमें टिश्यू जैसा कंसिस्टेंसी दिखाई देती है, दैट इज़ द ब्रोंकाई। और लास्ट में फिर से पल्मोनरी वेन आ जाती है। राइट लंग जो है उसमें दो पहाड़ बनेंगे, राइट लंग ऐसे, और लेफ्ट लंग जो है वो ट्राइंगल की तरह बनता है, एल को ही पूरा लेफ्ट लंग, ठीक है, ट्राइंगल की तरह बनता है लेफ्ट लंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द सॉल्यूशंस इज यूज्ड टू डिटेक्ट द कैल्सिफाइड कैनाल्स? कैल्सिफाइड कैनाल को डिटेक्ट करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइट यूज़ किया जाता है। सोडियम हाइपोक्लोराइट जहाँ से बुलबुले निकाल रहा है बाहर को, वहाँ हमें लगता है कि ये चीज़ कैल्सिफाइड कैनाल की तरफ इशारा कर रही है। नेक्स्ट, अ 45-year-old HIV पॉजिटिव मेल पेशेंट रिपोर्ट्स विद अ सीवियर पेन इन हिज गम्स ऑन इन्वेस्टिगेशंस ऑफ हिज ब्लड CD4 सेल काउंट वाज फाउंड टू बी लेस दैन 160 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ब्लीडिंग ऑफ गम्स है, रिसेशन है जो कि विजिबल है। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है, जो सारा मुंह है उसमें ब्लीडिंग और रिसेशन जो है वो देखी जा रही है। इसके साथ साथ इसमें एक इमेज भी दे रखी है, इसमें एक दांत नॉन वाइटल है और बाकी सारे दांत जो है उनके नीचे का जो गम है, टिश्यू है, वो धीरे धीरे मतलब अल्सरेट करके निकलता जा रहा है। सो व्हाट इज इट, व्हाट कंडीशन इट इज़? इट इज़ नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव पेरियोडोंटाइटिस इन द एड्स पेशेंट। इनमें CD4 सेल्स का काउंट जो होगा वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो वहाँ पे नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव पेरियोडोंटाइटिस होना शुरू हो जाता है। सारे दांतों के नीचे का जो जिंजाइवा है, मसूड़ा है, वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, एक इमेज इमेजिन करो जिसमें कि पूरा इम्प्लांट डला हुआ है और इम्प्लांट के जो थ्रेड होते हैं, इम्प्लांट के जो थ्रेड्स होते हैं उसके एग्जैक्टली साथ जो है वो बोन इंटीग्रेट कर चुकी है, ठीक है। तो उसको पूछे कि कौन सी इंटीग्रेशन है, व्हाट काइंड ऑफ इंटीग्रेशन इज दिस? 4 ऑप्शन दिए, ऑसियो इंटीग्रेशन, एंकाइलोसिस, ऑसिफिकेशन, फाइब्रो इंटीग्रेशन। तो इम्प्लांट और बोन के बीच में ऑसियो इंटीग्रेशन सबसे ज़्यादा कॉमन रहती है अगर वो मेटालिक इम्प्लांट है तो, ठीक है। नेक्स्ट, a 30-year-old female denture wearer patient presented with a small growth of gradual onset, sessile in nature and on tongue since last 2 years. Identify the lesion. जीभ के ऊपर एक सेसाइल नेचर का, मतलब कोई पेडंकल नहीं है, पूरा सेसाइल नेचर का एक छोटा सा आउटग्रोथ बन चुकी है और ये डेंचर वेयर पेशेंट है। तो इसमें कौन सी दिक्कत जो है वो आई होगी? देखो, दिस इज ड्यू टू इरिटेशनल फाइब्रोमा। मोस्ट कॉमन का कॉज जो है इस डेंचर वाले पेशेंट में, दैट इज ड्यू टू इरिटेशनल फाइब्रोमा, जो कॉन्स्टेंट डेंचर की वजह से कहीं ना कहीं इरिटेशन हुई है, उसकी वजह से जीभ पे फाइब्रोमा बन चुका है। नेक्स्ट, एक पेशेंट को इमेजिन करना जिसकी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट चल रही है। अब पेशेंट को आपने जो बैंड दिया है, इलास्टिक बैंड जो दिया है, वो लेफ्ट टू राइट आर्च के बीच में दिया है, लेफ्ट टू राइट आर्च के बीच में दिया, मतलब मैक्सिलरी लेफ्ट से लेकर मैंडिबुलर राइट के बीच में। तो इस बैंड का क्या काम है ये पूछ रहा है। तो दिस इज यूज टू करेक्ट द माइल्ड मिडलाइन डिस्क्रिपेंसी। माइल्ड मिडलाइन डिस्क्रिपेंसी को ठीक करने के लिए दिया जाता है। ऑपोजिंग आर्च बैंड जो है वो माइल्ड मिडलाइन डिस्क्रिपेंसी को ठीक करने के लिए दिया जाता है।
Next, a 30-year-old female patient reported with a complaint of discomfort during chewing and speaking due to growth in the right upper region of the jaw. कोई ग्रोथ बन चुकी है राइट अपर रीजन ऑफ द जॉ पे उस, ठीक है. वे स्टार्टेड एज अ स्मॉल पैप्यूल, वो एक छोटे पैप्यूल की तरह स्टार्ट हुआ था अप्रॉक्सीमेटली 8 महीने पहले, और ग्रेजुअली अब उसका साइज जो है इंक्रीज करता जा रहा है. देयर वॉज नो एसोसिएटेड हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग और पेन विद दैट पैप्यूल और वट एवर द आउटग्रोथ दैट वॉज. हर मेडिकल कंडीशन वॉज नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब जो मेडिकल हिस्ट्री थी उसमें कोई भी दिक्कत नहीं देखी गई इसमें, ठीक है. और दांत के ऊपर यहाँ पे एक आउटग्रोथ बन चुकी है मसूड़े के ऊपर. तो व्हाट इज इट इज पेरिफेरल ऑसिफाइंग फाइब्रोमा. क्या चीज़ है? पेरिफेरल ऑसिफाइंग फाइब्रोमा. इसमें 3 चीज़ें देखनी है हमने. सबसे पहले च्यू करने पे उसको दिक्कत हो रही है. च्यू करने पे दिक्कत हो रही है मतलब वो चीज़ जो है वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो ऑक्लूजन में आ रही है, मतलब दांत के ऊपर जैसे ही हिस्से में होगी. पहले छोटी थी तो पहले च्यू करने में दिक्कत कम थी, अब वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है दिक्कत, ठीक है. तो दैट इज मतलब वो दांतों के ऊपर तक आ गई है. सो दैट इज अ पेरिफेरल ऑसिफाइंग फाइब्रोमा. अगला एक हिस्टोलॉजिकल सेक्शन की एक इमेज दे रखी है जिसमें 1 2 3 4 5 6 लेयर्स दे रखी हैं, ठीक है. फर्स्ट लेयर बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, सेकंड लेयर बहुत छोटी है, थर्ड लेयर में स्ट्राइएशन प्रेजेंट है, फोर्थ लेयर एकदम कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, फिफ्थ लेयर ब्लड वेसल से बनी हुई है, फिफ्थ और सिक्स लेयर जो है बोन की बनी हुई है. व्हाट इज इट? इट इज़ अ म्यूकोपेरियोस्टियम ऑफ द ओरल कैविटी, ठीक है. 6 लेयर्स में म्यूकोपेरियोस्टियम ऑफ द ओरल कैविटी, 5 हमारी सॉफ्ट टिश्यू लेयर्स और एक आ गई उसके ऊपर बोन. एल्वियोलर बोन जो है वो लास्ट लेयर आती है. नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पायलट बलून ऑफ एन एंडोट्रेकियल ट्यूब और ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब ड्यूरिंग इंट्यूबेशन एंड एयरवे मैनेजमेंट? जो पायलट बलून होता है उसका फंक्शन होता है टू मॉनिटर कफ इंटीग्रिटी एंड प्रेशर. टू मॉनिटर कफ इंटीग्रिटी एंड प्रेशर. ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है. सबसे पहले ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब की ओपनिंग होती है 15 मिलीमीटर की, 15 मिलीमीटर कनेक्टर बोलते हैं उसको, ठीक है. उसके बाद ये ट्यूब आगे को चलती है. इस ट्यूब से बीच से एक लाइन निकलती है, मतलब बीच से एक छोटी पाइप निकलेगी जिसके साथ पायलट बलून अटैच होगा और सेल्फ सीलिंग वाल्व अटैच्ड होगा. सेल्फ सीलिंग वाल्व और पायलट बलून जो है वो इस ट्यूब के साथ अटैच है. अब इस पूरी ट्यूब पे मार्किंग लिखी हुई है कि कहाँ से कहाँ तक कितने आपने पेशेंट के गले के अंदर डाल दी है ट्यूब, ठीक है. फिर लास्ट में यहाँ पे कफ आता है. ताकि ये कफ क्यों होता है? ताकि इस कफ को इन्फ्लेट करके उसे सिक्योर किया जा सके अपने अंदर, जो पेशेंट है जिसको इंट्यूबेट कर रहे हैं उसके अंदर सिक्योर किया जा सके. और कफ के बाद लास्ट में आता है बेबल, ताकि यहाँ से जो है वो हवा अंदर आ सके, ठीक है. रेडियो पे एक लाइन होती है बिल्कुल एक बीच में जिसके ऊपर रीडिंग्स लिखी होती हैं. ओडी आउटसाइड डायमीटर लिखा होता है एक, और एक इनसाइड डायमीटर लिखा होता है. मतलब ये जो ट्यूब है ये डबल एंडेड ट्यूब होती है. इस ट्यूब में डबल पार्ट्स होते हैं, ठीक है. एक जो है वो इस कफ को इन्फ्लेट करने के लिए यूज़ होता है और एक जो है वो हवा पहुंचाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है. एक आउटसाइड डायमीटर लिखा होगा, एक इनसाइड डायमीटर लिखा होगा, और ये जो कफ है इसके आगे लिखा होगा लेवल ऑफ वोकल कॉर्ड्स, ठीक है. यहाँ पे एक लेवल बना होगा लेवल ऑफ वोकल कॉर्ड्स का, वो एक रेडियो पे एक लाइन होती है, ठीक. वो लेवल ऑफ वोकल कॉर्ड के आगे कफ लगा होता है. कफ जो है वो ब्रोंका में जाके फूलेगा और लास्ट में बेबल आता है. अब इस पायलट बबल का क्या काम होता है, या फिर पायलट बलून जो बीच में है इसका क्या काम होता है? ये इंटीग्रिटी को चेक करता है. ये कफ का जो कितना प्रेशर है, कफ के अंदर कितना प्रेशर पड़ा हुआ है, उसकी इंटीग्रिटी और उसके प्रेशर को चेक करता रहता है, ताकि जो ये इंट्यूबेटेड ट्यूब है वो अपनी जगह से बाहर ना निकले, ठीक है. नेक्स्ट, 55-year-old alcoholic patient suffering from the portal hypertension complains of vomiting of the blood. Portal hypertension थी और vomiting of blood उसको आ रही है. Esophageal varices were found on endoscopy, which portocable anastomosis enable the blood to reach the systemic venous circulation at the lower end of esophagus. Left gastric vein जो है वो lower end of esophagus पे खून को पहुंचा रही होती है. जहाँ पे उसका पोर्टोवेनल एनास्टोमोसिस जो है वो टूट चुका है, वहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत हुई है, ठीक है. वहाँ पे जो इसोफेजियल वेरिसेस बने उसकी वजह से ब्लड जो है वो जो पेशेंट है उसको वॉमिट में निकाल रहा है. अगर दिक्कत लोअर इसोफेगस में आ रही है तो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन्स जो कि पोर्टल सिस्टम से आ रहा है और सिस्टमिक सिस्टम से हमारे पास आती है लोअर ब्रांचेस ऑफ इसोफेगियल वेन्स, लोअर ब्रांचेस ऑफ इसोफेजियल वेन्स, ठीक. फिर आता है अपर पार्ट ऑफ एनल कैनाल. तो इसमें जो पोर्टल सिस्टम है उससे आती है सुपीरियर रेक्टल वेन, इसमें दिक्कत हो सकती है. अगर अपर पार्ट ऑफ एनल कैनाल की बात कर रहे हैं तो सुपीरियर रेक्टल वेन अगर पोर्टल सिस्टम वाली जो आ रही है उसमें कोई दिक्कत है, या फिर हमारी सिस्टमिक सिस्टम में जो इन्फीरियर और मिडल रेक्टल वेन्स है उनका जो एनास्टोमोसिस हो रहा है वहाँ पे अगर कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, इन्फीरियर एंड मिडल रेक्टस वेन्स, तो हमारे पास अपर पार्ट ऑफ एनल कैनाल में ब्लीडिंग हो सकती है. अम्बलिकस में कोई दिक्कत है तो पैराअम्बलिकल वेन्स पोर्टल सिस्टम से और एपिगैस्ट्रिक वेन्स सिस्टमिक सिस्टम से, ठीक है.
एरिया ऑफ द लिवर, एरिया ऑफ द लिवर में अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई ब्लीडिंग वहाँ पे हो रही है, तो इंट्रा पैरेन्काइमल ब्रांचेज ऑफ द राइट डिवीजन ऑफ पोर्टल वेन, इंट्रा पैरेन्काइमल ब्रांचेज ऑफ राइट डिवीजन ऑफ पोर्टल वेन वहाँ पे दिक्कत है, प्लस रेट्रोपेरिटोनियल वेन्स, ये सिस्टेमिक से इन दोनों का एनास्टोमोसिस जहाँ पे होगा वहाँ पे कोई दिक्कत हो सकती है, या फिर इंडिविजुअली दोनों वेन्स में से एक में कोई दिक्कत हो सकती है, तब वहाँ पे एरिया ऑफ लिवर में हमारे ब्लीडिंग अकर कर सकती है, ठीक है। उसके बाद हेपेटिक एंड स्प्लीनिक फ्लेक्चर्स में, फ्लेक्चर, हेपेटिक एंड स्प्लीनिक फ्लेक्चर में आता है ओमेंटल एंड कोलोनिक पोर्टल सिस्टम में जो दिक्कत आ रही है, ओमेंटल एंड कोलोनिक वेन्स, प्लस जो सिस्टेमिक सिस्टम की बात आ रही है तो रेट्रोपेरिटोनियल वेन्स जो है वो सिस्टेमिक सिस्टम में अगर उनमें कोई दिक्कत आई तो उससे हेपेटिक और स्प्लीनिक फ्रैक्चर होते। फिर आती है हेपेटिक एंड स्प्लीनिक नॉर्मल वेन्स, अगर वहाँ से कोई ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पे आता है, फ्रैक्चर की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल वेन्स की बात करें, वहाँ पे डक्टस वेनोसस पोर्टल सिस्टम से आता है और इन्फीरियर वेना कावा सिस्टमिक से आता है। अगर इन दोनों के बीच में कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पे जो दिक्कत है वो हेपेटिक और स्प्लीनिक सिस्टम में दिखाई देगी, डक्टस वेनोसस एंड इन्फीरियर वेना कावा इन हेपेटिक एंड स्प्लीनिक सिस्टम। फ्लेक्चर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, फ्लेक्चर में ओमेंटल एंड कोलोनिक है और रेट्रोपेरिटोनियल वेन्स है। नेक्स्ट, अ फ्लैप इज लोकेटेड नेक्स्ट टू वुंड, द स्किन रिमेन्स अटैच्ड एट वन एंड इन ऑर्डर दैट द ब्लड सप्लाई इज लेफ्ट इंटैक्ट। हमने हमारी एक जगह पे कोई ना कोई दिक्कत हुई है, उसकी वजह से हमने साइड का फ्लैप लिया है और स्किन को यहाँ पे अटैच रहने दिया और इस फ्लैप से इसको कवर कर दिया है, तो इस फ्लैप को हम क्या बोलेंगे? इट इज़ नोन एज लोकल फ्लैप, ऑलराइट। The flap surgery involves transporting healthy live tissues from one location of the body to another, often areas that have loose skin, loose fat and muscle movement, and or loose skeletal support. There are several different types of flap surgery methods that may be utilized depending upon the location of the flap and the structures that need to be repaired. The type of flaps are local flap. लोकल फ्लैप मतलब हम उसी जगह से ले रहे हैं फ्लैप, जहाँ पे हमारा कोई ना कोई दिक्कत है वहीं से हम फ्लैप जो है वो उसी की सराउंडिंग स्किन से ले रहे हैं और उस सराउंडिंग स्किन में जो बेस ऑफ द स्किन है वहाँ से उसकी सप्लाई जो है उसे इंटैक्ट रख रहे हैं, वहाँ से इंसिजन नहीं दे रहे। सेकंड बात आती है रीजनल फ्लैप के बारे में। रीजनल फ्लैप यूजेज अ सेक्शन ऑफ टिश्यू दैट इज अटैच्ड बाय स्पेसिफिक वेसल, मतलब किसी रीजन से हमने एक स्पेसिफिक वेसल के साथ उस फ्लैप को उठाया, वो वेसल हमने डाइसेक्ट नहीं की मगर वो दूसरे रीजन से उठाया हमने, मान लो हाथ को हमने मुंह से जोड़ दिए या फिर हाथ को हमने पेट से जोड़ दिए, ठीक है, ताकि जो पेट का जो टिश्यू है जो ख़राब हो चुका है वो हाथ से सप्लाई ले सके या फिर वाइस वर्सा ले सके, ठीक है। थर्ड आता है बोन या सॉफ्ट टिश्यू फ्लैप। दिस टाइप ऑफ फ्लैप इज ऑफन यूज्ड व्हेन बोन एंड द अंडरलाइंग स्किन आर ट्रांसपोर्टेड टू न्यू लोकेशन। इसमें हम पूरा सेवर कर देते हैं, पूरा कट करके न्यू लोकेशन पे हम बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू फ्लैप में लेके जाते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ फ्लैप इज मस्कुलोक्यूटेनियस फ्लैप। इसमें मसल और स्किन का फ्लैप आता है। दिस टाइप ऑफ फ्लैप इज ऑफन यूज्ड व्हेन द एरिया टू बी कवर्ड नीड्स मोर बल्क, एरिया टू बी कवर्ड नीड्स मोर बल्क एंड इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई, ठीक है, ज़्यादा बल्क चाहिए उस एरिया को और ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए, तब हम मस्कुलोक्यूटेनियस फ्लैप देते हैं। दिस टाइप ऑफ फ्लैप इज यूजुअली यूज्ड टू रीबिल्ड अ ब्रेस्ट फॉलोइंग मैस्टेक्टोमी। ब्रेस्ट को रीबिल्ड करना इन फीमेल्स फॉलोइंग मैस्टेक्टोमी, वहाँ पे हम मस्कुलोक्यूटेनियस फ्लैप लेते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रोवैस्कुलर फ्री फ्लैप। माइक्रोवैस्कुलर फ्री फ्लैप, it involves detaching and reattaching of skin and blood vessels from one side of the body to other side of the body using microsurgery। यहाँ पे माइक्रोसर्जिकल टेक्निक से नई जगह पे भी खुद हम अटैच कर रहे हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स और स्किन को खुद अटैच कर रहे हैं एग्जैक्ट जगह पे, ताकि ईजिली नई जो सप्लाई बन पाए वो बहुत फास्ट हो पाए। दैट इज़ माइक्रोवैस्कुलर फ्री फ्लैप, ठीक। अगला सवाल है, पेशेंट इज़ ऑन लॉन्ग टर्म हेपरिन थेरेपी। लॉन्ग टर्म हेपरिन थेरेपी पे पेशेंट है, ही हैज़ टू अंडरगो सर्जरी इमीडिएटली। व्हाट शुड बी गिवन टू द पेशेंट इन दिस कंडीशन? एकदम से आपको सर्जरी करनी है और पेशेंट जो है वो हेपरिन थेरेपी पे बहुत सालों से पड़ा हुआ है, तो यू विल गिव फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एट द टाइम, ठीक है। और अगर शाम वगैरह को आपने सर्जरी करनी तो आप उसी का ही ब्लड लोगे, उससे ही फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा बनाओगे और वही यू विल एडमिनिस्टर, ठीक है, okay, but fresh frozen plasma is given. Next, there is a radio-opaque mass in posterior jaw as seen in OPG. Radio-opaque mass है in the posterior jaw as seen in OPG. What is the diagnosis? ठीक है, देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, सुपरन्यूमरी टीथ, इम्पैक्टेड टूथ, कंपाउंड ओडोंटोम, कम्प्लेक्स ओडोंटोम। तो रेडियोपेक मास जो है वो दांत से बहुत बड़ा है, कैरेक्टर समझने हैं बस हमने, ठीक है, दांत से बहुत बड़ा है
हमें इमेज तो दिख जाएगी, लेकिन इमेज के बगैर हमें डायग्नोस करना आना चाहिए। उसके नीचे छोटा सा दांत है हमारे पास, ठीक है। तो ये बड़ा सा जो कैरेक्टर है दांत से, ये रेडियोपिक मास क्या होगा? दिस इज अ टाइप ऑफ ओडोंटोम, दैट इज अ कम्प्लेक्स ओडोंटोम। देखो कम्प्लेक्स ओडोंटोम जो है वो दांत के स्ट्रक्चर की तरह मैच नहीं करता है। कम्प्लेक्स इज नॉट गोइंग टू मैच द टूथ, ठीक है। वो दांत से बिल्कुल अलग रेडियो ओपेसिटी दिखाई देती है। लेकिन कंपाउंड ओडोंटोम में आपको छोटे छोटे दांत वाली ऐसे से स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। दिस इज नोन एज अ कंपाउंड ओडोंटोम। कंपाउंड में छोटे छोटे दांतों जैसी चीज़ दिखाई देगी, और कम्प्लेक्स में एक बड़ा रेडियोपेक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है, विच विल बी ऑफ डिफरेंट साइज दैन दैट ऑफ अ नॉर्मल टूथ। और बड़ा एक सिंगल दिखाई देगा कम्प्लेक्स में यूजुअली, ठीक है। कंपाउंड में मल्टीपल दिखाई देते हैं और यूजुअली छोटे छोटे दांत के हिस्सों की तरह दिखाई देते हैं, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज मोस्ट एक्सेसिबल फॉर इंसर्शन ऑफ आईवी कैनुला इन इंसर्शन ऑफ ग्रेट सेफिनस वेन? तो आंसर इस याद करने वाला, एंटीरियर टू मीडियल मैलियोलस। एंटीरियर टू मीडियल मैलियोलस इज द मोस्ट एक्सेसिबल साइट फॉर इंसर्शन ऑफ आईवी कैनुला ऑफ ग्रेट सेफिनस वेन। ग्रेट सेफिनस वेन जो है हमारी, वो पूरे पैर की एक बड़ी वेन होती है, जो कि सारा ब्लड कलेक्ट करके डीप जो हमारी फीमरल वेन होती है उसके अंदर जाके डिपॉजिट करवाती है, ठीक है, ताकि वो ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ आ सके। अब जो मीडियल मैलियोलस की बात कर रहे हैं हम, एंटीरियर टू मीडियल मैलियोलस, वो एडी के पास वाली रीजन आ जाएगा। अगर ये हमारा पैर है तो एडी के पास वाला जो रीजन है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मीडियल मैलियोलस के आगे, ठीक है। मीडियल मैलियोलस मतलब जो पैर का जो मणका सा होता है, इसके आगे की तरफ जो वेन है वहाँ से हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। दैट इज द मीडियल पार्ट ऑफ द एंटीरियर टू मीडियल मैलियोलस, ठीक है, जिससे हम सीधा ग्रेट सेफिनस वेन के अंदर डायरेक्ट एंट्री ले लेते हैं फॉर अटैचिंग एनी आईवी कैनाल, ठीक है। नेक्स्ट, चाइल्ड प्रेजेंट्स विद हिस्ट्री ऑफ रिजिडिटी ऑफ नेक, फीवर, ओकेजनल सीजर्स एंड द इंस्ट्रूमेंट इज शोन बिलो। इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास CSF कलेक्टिंग नीडल्स दिखाई हुई हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि ये कौन सी डिजीज़ को शो करेगा? इट विल शो एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। जो ये CSF कंटेनिंग निकालने वाली जो नीडल्स रखी हुई हैं, उससे हम CSF निकालेंगे, उसे कल्चर करवाएंगे, तो उससे एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का जो डिजीज़ है वो, जो कि जिसके सिम्टम्स होते हैं नेक रिजिडिटी, ओकेजनल सीजर्स, उसे हम चेक करेंगे, डायग्नोस करेंगे। नेक्स्ट, पेशेंट प्रेजेंस विद बॉर्डरलाइन लेप्रोसी रिसीव्ड मल्टी ड्रग स्किन थेरेपी MDT, ठीक है। ही डेवलप्ड स्किन लीजन्स एज शोन इन द फिगर। स्किन लीजन डेवलप हो गए एकदम धप्पड़ की तरह, एकदम डिफ्यूज स्किन लीजन डेवलप हो गए, ठीक है। हाउ शुड बी द पेशेंट बी मैनेज्ड, ठीक है। वी विल कंटिन्यू द मल्टी ड्रग थेरेपी एंड उसके साथ साथ वी विल गिव स्टीरॉइड्स। मल्टी ड्रग थेरेपी चलेगा ही चलेगा और उसके साथ स्टीरॉइड्स भी दिए जाएंगे। WHO has noted that the frequency of adverse drug reactions caused by multi-drug therapy is very low. But when such reactions occur, the standard regime should be simply adjusted so that the treatment can continue. Treatment of leprosy with only anti-leprosy drug, one anti-leprosy drug in development of resistance to that drug is not done. And the treatment with Dapsone or any other anti-leprosy drug used as a monotherapy should be considered unethical. हम सिंगल ड्रग लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में नहीं देते क्योंकि उससे रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है। इसलिए हम मल्टीपल ड्रग्स दे देते हैं ताकि एक ही बारी में जो लेप्रोसी की दिक्कत है वो खत्म हो जाए। इन एडिशन इट वुड बी कंसिडर्ड मोर हैजार्डस टू यूज कंपाउंड सेपरेटली. Stopping multi-drug therapy is not routinely reported by the LCP रिपोर्ट्स, ठीक है। लेप्रोसी को जो कंट्रोल रिपोर्ट्स होती हैं उनमें स्टॉप करने का कोई हमारा प्रावधान नहीं दिया गया है, और वो डिपेंड करती है कि LCP की जो टीम है जो ट्रीट कर रही है वो क्या जजमेंट देती, ठीक है। तो हमारी जो थेरेपी चली हुई है इस पेशेंट में, मल्टी ड्रग थेरेपी जो चली हुई है, प्लस हम स्टीरॉइड्स देंगे ताकि ये जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है वो कम से कम हो पाए, ठीक है, उनको जल्दी काउंटर किया जा सके। बट यू विल नॉट स्टॉप दिस मल्टी ड्रग थेरेपी विदाउट एनी कॉज। विदाउट, जो टीम है वो इतनी जल्दी इस थेरेपी को, जब तक ये डिजीज़ एलिमिनेट नहीं हो जाती या फिर इसका पूरा कोर्स ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक इसको बंद नहीं करेगी। नेक्स्ट, अ टेलर प्रेजेंट्स विद एब्सेस इन हिज इंडेक्स फिंगर। एक टेलर आया आपके पास जिसके इंडेक्स फिंगर में एब्सेस बन गई है। ड्रेनेज इज नीडेड। व्हाट इज द चॉइस ऑफ एनेस्थीसिया? यू विल गो फॉर लोकल एनेस्थीसिया, ठीक है, जिसमें आप लिग्नोकेन यूज़ करोगे विदाउट एड्रेनलिन। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे ड्रेनेज अचीव करना चाहते हो, इसीलिए यू विल नॉट गिव एड्रेनलिन, ऑलराइट, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन है वो ड्रेन आउट कर जाए। ओनली लिग्नोकेन विदाउट एड्रेनलिन यू विल गिव इट। नेक्स्ट, पेशेंट ऑन द बेड
rest. Patient bed rest period due to fever, severe dehydration, vomiting since 1 month, and suddenly developed swelling of his left leg 2 days ago with acute pain. What could be the reason of this left leg swelling? देखो यहाँ पे जो थी वो venous obstruction होना स्टार्ट हो जाती है जब इतने दिनों से डिहाइड्रेटेड है, वॉमिटिंग है, जो और डिहाइड्रेशन करवा रही है और पेशेंट बेड रेस्ट पे है इतने दिनों से, तो वहाँ पे वीनस ऑब्स्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है. वीनस जो पुल है वो कम हो जाता है बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो हार्ट की तरफ ब्लड कम आ रहा है, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाती है, जिसकी वजह से ये जो लाते हैं वो स्वेल करना स्टार्ट कर जाती है. नेक्स्ट, सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ लिम्फेडिमा और ऑल एक्सेप्ट व्हाट. तो कौन कौन सी ट्रीटमेंट होती हैं उसके बारे में बात करेंगे. फर्स्ट इज लिम्फो वीनस एनास्टोमोसिस, या फिर बाईपास सर्जरी कर देते हैं लिम्फेडिमा में, ताकि जो एडिमेटिस जो फ्लूइड है वो निकल जाए आराम से. लिम्फोवीनस एनास्टोमोसिस कर देते हैं. इसके साथ देयर इज लिपोसक्शन, लिम्फेडिमा में लिपोसक्शन भी करा जाता है. इसके साथ देयर इज वैस्कुलराइज्ड लिम्फ नोड ट्रांसफर. ठीक है, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है ट्रेंडलबर्ग ऑपरेशन, वो नहीं किया जाता इसमें. ट्रेंडलबर्ग ऑपरेशन क्यों करेंगे हम यहाँ पे, उसका लिम्फेडिमा के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है. देखो ट्रेंडलबर्ग ऑपरेशन में क्या होता है कि ये ट्रेडिशनल जो ट्रेंडलबर्ग ऑपरेशन है वो ट्रेडिशनल सर्जिकल ट्रीटमेंट है फॉर सीवियर वेरिकोज वेन्स इन्वॉल्विंग ग्रॉइन इंसिजन टू लाइगेट और टाई ऑफ ग्रेट सेफिनस वेन एट इस जंक्शन ऑफ फीमरल वेन. ठीक है, जो ग्रेट सेफिनस वेन है उसमें जब हमारी वेरिकोज वेन्स हो जाती हैं तो उसको टाई ऑफ कर देते हैं, लाइगेट करके टाई ऑफ कर देते हैं. ठीक है, जिससे कि जो स्ट्रिपिंग ऑफ वेन हो जाती है डाउन टू द लेग, ताकि हमारी जो वेरिकोज वेन का रिकरेंस है वो कम से कम रहे. ठीक है, दैट इज़ अ ट्रेंडलबर्ग ऑपरेशन. लेकिन लिम्फेडिमा में ये करने की ज़रूरत नहीं रहती, ये बहुत सीवियर कंडीशन आ जाती है. जो चीज़ वेरिकोज वेन्स में करनी है वो चीज़ हम यहाँ पे नहीं करते हैं. ठीक है, ट्रेंडलबर्ग ऑपरेशन इज़ फॉर वेरिकोज वेन्स, और सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ लिम्फेडिमा में हम लिपोसक्शन करते हैं, वैस्कुलर लिम्फ ट्रांसफ़र करते हैं, लिम्फ नोड ट्रांसफ़र, और लिम्फोवीनस एनास्टोमोसिस और बाईपास सर्जरी भी करते हैं. बिकॉज वी वांट टू मेंटेन, या तो हम पूरा एडिमा निकाल दें या फिर हम ड्रेनेज को एस्टैब्लिश कर दें. दो तरीके रहते हैं. नेक्स्ट, टूथ इरप्ट्स इनटू द ओरल कैविटी व्हेन, जब टूथ की 2/3 रूट जो है वो फॉर्म हो जाती है, 2/3 रूट इज फॉर्म्ड, देन ओनली द टूथ विल इरप्ट इनटू द ओरल कैविटी. ऑलराइट. नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ लिप कार्सिनोमा एक्सेप्ट व्हाट. लिप कार्सिनोमा में इट टेंड्स टू अकर ऑन द लोअर लिप मोर. यस, इट टेंड्स टू स्प्रेड लेटरली मोर. लोअर लिप पे ज़्यादा अकर करेगा, लेटरली ज़्यादा स्प्रेड करेगा, and can be detected early. ठीक है, but it will not show early metastasis. Lip carcinoma early metastasis show नहीं करता है. Next, lip carcinoma less than 2 centimeters should be treated mainly by what? Lip carcinoma less than 2 centimeters should mainly be treated by surgery. Next, soap bubble radiographic appearance is seen in where? Soap bubble appearance is seen in giant cell lesions. Soap bubble appearance is seen in giant cell lesions. Next, dental profiling describes the process of extracting information from the teeth in an attempt to piece together the profile of deceased individual. It is also known as what type of identification? It is known as reconstructive identification. क्योंकि हम जो चीज़ें हमारे को मिली हैं उनको कंस्ट्रक्ट करके हम पर्सन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं. So that's why it is known as reconstructive identification. Next, a 79-year-old female patient was presented to a dental college hospital complaining of painless swelling in the right upper posterior jaw for the last 1 month. Clinical examination revealed a swelling measuring about 3.5 to 2 centimeters in the missing premolar area, with the overlying mucosa being erythematous and causing buccolingual expansion of cortical plates. क्या हो रही है? buccolingual expansion करवा रहा है cortical plates की. Microscopic examination of the lesion revealed the partially circumferred neoplasm, in which the tumor cells were arranged in a variety of patterns ranging from solid sheets, small tubules, cribriform arrangement, and single file pattern in a hyalized stroma. Individual tumor cells were small. Individual tumor cells जो थे वो छोटे थे, and they were uniform, displaying bland, minimally hyperchromatic nuclei with prominent nucleoli. Hyperchromatic nuclei था with prominent nucleoli. ठीक है, minimally hyperchromatic nuclei with prominent nucleoli. What could be the diagnosis? Diagnosis is polymorphous low-grade adenocarcinoma. Polymorphous low-grade adenocarcinoma. क्या था इसमें? Minimally hyperchromatic nuclei था, prominent nucleoli था ट्यूमर सेल्स के अंदर, ट्यूमर सेल्स प्रेजेंट थे और अरेंज थे वैरायटी ऑफ पैटर्न में, सॉलिड शीट, स्मॉल ट्यूब्यूल्स, क्रिब्रिफॉर्म, सिंगल फाइल पैटर्न में, और इसके साथ साथ ये बक्कोलिंगुअल एक्सपेंशन करा रहे थे. और कौन सी जगह पे प्रेजेंट थे? जहाँ पे दांत एब्सेंट था. ठीक है, दैट इज एब्सेंट प्रीमोलर रीजन. ठीक,
नेक्स्ट लेडी प्रेजेंट्स विद पेनलेस स्वेलिंग इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द मैक्सिला। अब स्वेलिंग जो है वो एंटीरियर पार्ट ऑफ द मैक्सिला में, इन्वॉल्विंग एन अनइरप्टेड कैनाइन। हिस्टोलॉजिकली इट इज सिमिलर टू डेवलपिंग इनामल ऑर्गन। हिस्टोलॉजिकली इट इज सिमिलर टू डेवलपिंग इनामल ऑर्गन। अब इस जो डेवलपिंग इनामल ऑर्गन के सिमिलर हमारे पास हिस्टोलॉजिकली एक और ट्यूमर होता है, दैट इज एडिनोमेटॉइड ओडोंटोजेनिक ट्यूमर। ठीक है, तो वही इसका आंसर बनेगा, एडिनोमेटॉइड ओडोंटोजेनिक ट्यूमर, पेनलेस स्वेलिंग anterior part of the maxilla, involving unerupted canine, histologically similar to developing enamel organ. Next, a 55-year-old male patient gives history of swelling of face resulting in nasal obstruction. History of swelling of face थी जिसकी वजह से nasal obstruction होगी. On radiographic examination, hypercementosis was noticed, throughout which hypercementosis radiographic examination में पूरे उस swelling के अंदर notice की गई. Which of the following should be checked in the blood investigation to confirm the diagnosis? उसमें हम सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज चेक करेंगे, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज के लेवल चेक करेंगे, क्योंकि सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज होती है वो पेजेट डिजीज़ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी शो कर रही होती है, तो उससे हमें फेशियल बोन का इन्लार्जमेंट का रीज़न पता चल जाता है। ठीक है, क्लिनिकल पिक्चर में क्या होगा कि फेशियल बोन होगी, इन्लार्जमेंट, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जनरलाइज हाइपरसिमेंटोसिस होगी। ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं वो पेजेट डिजीज़ या फिर ऑस्टियाइटिस डिफॉर्मेंस के होते हैं, जिसमें हमारी ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, जिसको मार्क करने के लिए और या डिटेक्ट करने के लिए वी चेक द सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल्स, बिकॉज जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑस्टियोब्लास्ट्स। अब ऑस्टियोब्लास्ट ज़्यादा हैं तो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो देयरफॉर ALP विल राइज। ठीक, सीरम कैल्शियम और फॉस्फेट जो होते हैं वो यूजुअली नॉर्मल होते हैं अनलेस द इमोबिलाइजेशन अकर्स, तब तक ये जो लेवल्स होते हैं कैल्शियम और फॉस्फेट के वो नॉर्मल होते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में इनके लेवल भी डीरेंज कर जाते हैं, लेकिन सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी में। नेक्स्ट, नॉचिंग इज सीन इन रिलेशन टू मैंडिबुलर थर्ड मोलर रूट्स कॉमनली। व्हाट इज द रीज़न फॉर दिस नॉचिंग? देखो, इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व जो है वो पास करती है इसकी नीचे से, थर्ड मोलर के नीचे से, इसीलिए यहाँ पे जो है वो सबसे कॉमनली नॉचिंग देखी जाती है, क्योंकि इन्फीरियर एल्वियोलर जो कैनाल होती है उसकी अराउंड ये रूट्स जो है वो डेवलप कर जाती हैं, या तो अराउंड डेवलप कर जाएंगी या थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएंगी, मतलब नॉच कर जाएंगी। ठीक है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में ये परफोरेट भी कर देती हैं इस इन्फीरियर एल्वियोलर कैनाल को। ठीक है, बट कॉमन केसेस में देयर इज नॉचिंग इन द मैंडिबुलर थर्ड मोलर्स ड्यू टू द इन्फीरियर एल्वियोलर कैनाल, close proximity to inferior alveolar canal. Next, listen to the characteristics. In the Sunderland classification of nerve injuries, there's an interruption in all the neural and supporting elements. Neural और supporting elements में interruption हो चुकी है. Although epineurium is intact, but the nerve becomes usually unusually enlarged. तो this is in which degree? ये आंसर है 4th डिग्री के अंदर ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, 5 डिग्रीज थी संडरलैंड क्लासिफिकेशन के अंदर। पहला है फर्स्ट डिग्री, इट इज सिमिलर टू सेडेंस न्यूरोपरेक्सिया, SEDDONS न्यूरोपरेक्सिया, एंड इट इज ड्यू टू कंप्रेशन और इस्चीमिया। फर्स्ट डिग्री जो है वो कंप्रेशन या इस्चीमिया की वजह से अकर करती है। देयर इज अ लोकलाइज कंडक्शन ब्लॉक एंड फोकल डीमाइलिनेशन, लोकलाइज कंडक्शन ब्लॉक प्लस फोकल डीमाइलिनेशन अकर कर जाती है, दैट रिकवर्स विद इन 2 to 3 weeks. दिस इज नोन एज फर्स्ट डिग्री ऑफ संडरलैंड क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व इंजरीज। सेकेंड डिग्री नर्व इंजरी में क्या होता है संडरलैंड क्लासिफिकेशन के अंदर? इट इज सिमिलर टू सेडेंस एक्सोनटेमेसिस। पहला क्या था? सेडेंस न्यूरोपरेक्सिया के साथ सिमिलर था। सेकंड जो है वो सेडोन्स SEDDONS एक्सोनटेमेसिस के साथ सिमिलर है। एंड द रिकवरी अकर्स एट अ रेट ऑफ 1 millimeter per day एज द एक्सन फॉलोज द टिब्यूल। जैसे जैसे एक्सन जो है टिब्यूल को फॉलो करता रहता है वैसे वैसे रिकवरी अकर कर जाती है। थर्ड में आता है थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री में इन दिस क्लास द एंडोन्यूरियम गेट्स डिसरप्टिव। जो एंडोन्यूरियम होता है नर्व का वो डिसरप्ट हो जाता है, जबकि एपिन्यूरियम और पेरिन्यूरियम जो है वो इंटैक्ट है। एपिन्यूरियम पेरिन्यूरियम इंटैक्ट है, एंडोन्यूरियम जो है वो डिसरप्ट कर गया है। ठीक है, रिकवरी मे रेंज फ्रॉम पुअर टू कंप्लीट एंड डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ इंट्राफेसिकुलर फाइब्रोसिस। ठीक है, रिकवरी इंट्राफेसिकुलर फाइब्रोसिस की डिग्री पे, मतलब कितना हमारा डैमेज हो चुका है, इंट्राफेसिकुलर फाइब्रोसिस कितना हो चुका है, उसके बेसिस पे जो नर्व की रिकवरी है वो डिपेंड करती है। दिस इज थर्ड डिग्री ऑफ द नर्व इंजरी। फोर्थ डिग्री ऑफ नर्व इंजरी अकॉर्डिंग टू संडरलैंड, जो अभी हमें क्वेश्चन में आई है, इन दिस क्लास देयर इज इंटरप्शन ऑफ ऑल न्यूरल एंड सपोर्टिंग एलिमेंट्स ऑल्दो द एपिन्यूरियम्स आर इंटैक्ट एंड यूजुअली द नर्व बिकम्स अनयूजुअली एनलार्ज्ड। नर्व जो है वो एनलार्ज हो जाती है फोर्थ में।
ठीक है। उसके बाद आती है फिफ्थ डिग्री नर्व इंजरी। दिस इन्वॉल्व्स अ कंप्लीट ट्रांजैक्शन ऑफ नर्व और ट्रांसेक्शन ऑफ नर्व। इसमें कंप्लीटली नर्व जो है वो ट्रांसेक्ट हो चुकी है, कट चुकी है, एंड देयर इज लॉस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, जहाँ पे नर्व का अपना सिस्टम चल रहा था, नर्व का अपना एक पाथवे चल रहा था, वहाँ कंप्लीट अगर ट्रांसेक्शन हो जाती है, ठीक है, कंप्लीट सेवरिंग हो जाती है, दैट इज द फिफ्थ डिग्री ऑफ संडरलैंड्स नर्व इंजरी। ठीक, नेक्स्ट, विच इज द ऑर्डर ऑफ सेल्स इन पल्प फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर। पेरीफेरी से सेंटर की तरफ ऑर्डर ऑफ सेल्स बताना हमने। तो पेरीफेरी में होता है ओडोंटोब्लास्टिक लेयर ऑफ सेल्स, फिर आता है सेल फ्री जोन, फिर आता है सेल रिच जोन, फिर लास्ट में आता है पल्प कोर। ठीक, सबसे अंदर होगा पल्प कोर, फिर आता है सेल रिच जोन। ठीक, फिर सेल रिच जोन के बाद आती है सेल फ्री जोन, और सबसे ऊपर आती है ओडोंटोब्लास्टिक लेयर। नेक्स्ट, केराटिन दैट इज प्रेजेंट इन पैराकेराटिनाइज्ड बट एब्सेंट इन ऑर्थोकेराटिनाइज्ड एपिथेलियम इज व्हाट। देखो, K19 केराटिन जो है वो पैराकेराटिनाइज्ड में प्रेजेंट होता है। K19 present in parakeratinides but absent in orthokeratinides. Next, all of the following extraoral projections can be used to visualize the zygomatic arch fracture except what? हमें zygomatic arch fracture को visualize करना है, so we can use Waters view, we can use OPG, we can use submentovertex view, but reverse Towne view में हम zygomatic arch fracture को visualize नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। ठीक है, ढंग से बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, रिवर्स टाउनी में नहीं कर पाएंगे, सबमेंटोवर्टेक्स में कर लेंगे, ओपीजी में कर लेंगे, वाटर्स व्यू में कर लेंगे। नेक्स्ट, पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ जिंजाइवल ब्लीडिंग एंड स्टर्नल टेंडरनेस। स्टर्नम में टेंडरनेस है और जिंजाइवा में ब्लीडिंग हो रही है। ही हैज़ बीन टेकिंग एंटीबायोटिक्स फॉर अ वीक। ऑन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस देयर इज पैनसाइटोपिनिया सीन। ऑन palpation during the physical examination, hepatosplenomegaly was also found. He is most probably suffering from what? He is most probably suffering from acute leukemia. ये सब acute leukemia के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे पैनसाइटोपिनिया हो गया, ब्लीडिंग, जिंजाइवल ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, स्टर्नल टेंडरनेस होगी। एंटीबायोटिक्स तो हफ्ते से ले रहा है, वो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन पैनसाइटोपिनिया दिखाई दे रहा है। पैनसाइटोपिनिया के साथ साथ हेपेटोस्प्लीनोमेगैली भी हो गई है, सो इट इज मोस्ट कॉमनली सीन इन एक्यूट ल्यूकेमिया। नेक्स्ट इज अ फीमेल पेशेंट एज अराउंड 40 ईयर्स, 40 साल की फीमेल पेशेंट प्रेजेंटेड विद बायलेटरल रेटिकुलर लीजन्स ऑन द बक्कल म्यूकोजा। ठीक, हिस्टोपैथोलॉजी में टूथ रेटिपेक्स देखे गए हैं एंड हाइड्रोफिक डीजनरेशन ऑफ द बेसल लेयर इज सीन। हाइड्रोफिक डीजनरेशन ऑफ द बेसल लेयर इज ऑल्सो सीन। व्हाट इज द डायग्नोसिस? तो यहाँ पे हमारे पास है लाइकन प्लैनस। लाइकन प्लैनस में हमारे पास टूथ रेटिपेक्स देखे जाते हैं। ठीक है, बेसल एपिथेलियम की डीजनरेशन होती है, प्लस देयर इज बायलेटरल रेटिकुलर लीजन्स ऑन द बक्कल म्यूकोजा। नेक्स्ट, अ 45-year-old lady without any history of tobacco or smoking complains of white wrinkled lesion on the buccal mucosa adjacent to and extending to premolar, adjacent to and extending from premolar to molar, premolar से molar की तरफ जा रहा है पूरा। What is it? It is a condition of leukoedema, क्योंकि यहाँ पे कोई हिस्ट्री नहीं है स्मोकिंग की, ना ही टोबैको यूज़ की, और रिंकल्ड लीजन है, वाइट रिंकल्ड लीजन है ऑन द बक्कल म्यूकोजा। ठीक है, कोई इसमें हमारा कोई हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं बताया हुआ है, और ये एक्सटेंड कर रहा है प्रीमोलर से मोलर की तरफ, तो दैट इज मोस्ट कॉमनली ड्यू टू ल्यूकोएडिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस शोन शुड बी वॉर्न फॉर हाउ मेनी टाइम। तो ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस जो है दैट इज रिवर्स पुल हेड गियर। रिवर्स पुल हेड गियर को याद रखने के लिए ये चीज़ याद रखना कि उस पर दोनों अटैचमेंट्स होती हैं, वो फ्रंट ऑफ द माउथ पे होती हैं या फ्रंट ऑफ फेस पे होती हैं। एक चिन पे अटैचमेंट आएगी, एक अटैचमेंट फोरहेड पे आएगी। ठीक है, और उसको पहना जाता है फॉर 14 to 16 आवर्स अ डे, ताकि उसका असर जो है वो हो। ठीक है, 14 से 16 घंटे तक उसको पहनना पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, अब इसमें ठीक क्या करते हैं हम? करेक्शन अंडरबाइट की ट्रीटमेंट करते हैं। अंडरबाइट या फिर क्लास 3 माल ओक्लूजन में ट्रीटमेंट करते हैं बाय पुलिंग द अंडर डेवलप्ड अपवर्ड मैक्सिला फॉरवर्ड, प्रमोटिंग द मैक्सिलरी ग्रोथ एंड ऑफन प्रिवेंटिंग द मैंडिबुलर ग्रोथ। ठीक है, ताकि दांतों को बेटर अलाइन किया जा सके बिफोर एनी सर्जिकल प्रोसीजर और सर्जिकल इंटरवेंशन। Next, a mother brings her 8-month-old child with cleft lip and palate to a dentist for checkup. At what age he will recall this child patient for speech evaluation? Speech evaluation आप सारे जब आपकी cleft lip की सर्जरी हो जाएगी उसके बाद आप 18 मंथ पे शुरू करवाएंगे। The most common complaint of patient with auricular defect having implant retained prosthesis is what? इसमें डिफिकल्टी इन मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन हो जाती है। पेशेंट जो है वो हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाता।
क्योंकि सुन नहीं पाता कि करना क्या है, प्रॉपर से इंस्ट्रक्शन नहीं सुन पाता, उसको समझाना मुश्किल हो जाता है। या तो उसको इंस्ट्रक्शन ढंग से समझा पाओ, ठीक है, अगर वो समझ पाए तो उसके बाद उसको हाइजीन की मेंटेनेंस की इंस्ट्रक्शन ढंग से याद करवानी पड़ती, ठीक, ताकि वो अपनी हाइजीन को मेंटेन करा पाए। बाकी जो फैक्टर्स दिए हुए हैं, जैसे सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्टेबिलिटी बोन के ऊपर डिपेंड करती है, रिटेंशन बोन के ऊपर डिपेंड करती है। ऑरिकुलर डिफेक्ट का मुंह के साथ सिर्फ एक ही रिलेशन है कि अगर बंदा सुन नहीं पाया हमारे इंस्ट्रक्शन तो वो उसको साफ नहीं रख पाएगा। नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ एलईडी लैम्प इज यूज इन ब्लीचिंग? LED lamp cold blue light with wavelength of 465 nanometers. Cold blue light with wavelength of 465 nanometers is used in bleaching. Next, a patient was very satisfied with his maxillofacial processes, but he soon started complaining of fading away of the color. तो fading away of the color इन चारों ऑप्शन में से किस में सबसे जल्दी होगा? पहला है पॉलीयूरेथेन, ठीक है, जो हमारा आंसर भी है कि पॉलीयूरेथेन से बहुत जल्दी कलर जो है निकलना शुरू हो जाता है। सेकंड इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, तीसरा है क्लोरीलेटेड पॉलीथाइलिन, चौथा है सिलिकॉन, ठीक है, इनमें से पॉलीयूरेथेन का कलर बहुत जल्दी निकल जाता है। नेक्स्ट, अ 7-year-old मेल चाइल्ड गिव्स हिस्ट्री ऑफ फॉलिंग 2 hours बैक, 2 घंटे पहले हिस्ट्री ऑफ फॉलिंग आई है, केम विद फ्रैक्चर टू वन, ठीक है, क्लिनिकली द टूथ हैव एक्सपोज्ड पल्प विच इज वाइटल ऑन एग्जामिनेशन, द टूथ अदरवाइज इज विद इन द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मोबिलिटी, आइडियल ट्रीटमेंट वुड बी व्हाट? देखो, अगर हमारा पल्प जो है वो या टूथ जो है वो वाइटल है, ठीक है, और उतना ज़्यादा पल्प का एक्सपोजर नहीं हुआ है, सो वी विल गो फॉर एपेक्सोजेनेसिस, ऑलराइट, वी विल गो फॉर एपेक्सोजेनेसिस। नेक्स्ट, क्राउन इज प्लेस्ड ऑन ग्रॉसली डिकेड टूथ विदाउट रिमूविंग केरीज एंड विदाउट क्राउन प्रिपरेशन, व्हाट टेक्निक इज नोन एज? ठीक है, इस टेक्निक को हम बोलते हैं हॉल टेक्निक, HALL टेक्निक। इसमें क्या करते हैं, हम क्राउन को हम डायरेक्टली टूथ के ऊपर प्लेस करते हैं विदाउट रिमूविंग द केरीज एंड विदाउट क्राउन प्रिपरेशन, ठीक है, जितना हमारे पास स्ट्रक्चर बचा हुआ है, जो नॉर्मली बचा हुआ है, ठीक है, केरीज वगैरह भी रिमूव नहीं करिए, उसको बस ऊपर से कवर करा है, ठीक है, दैट इज नोन एज हॉल टेक्निक, HALL टेक्निक। नेक्स्ट, पेशेंट ऑफ स्केलेटल क्लास 3 मालोक्लूजन, स्केलेटल क्लास 3 मालोक्लूजन विल हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीच प्रॉब्लम? अगर क्लास 3 मालोक्लूजन मतलब जो नीचे वाला हिस्सा है मैंडिबल का है वो आगे की तरफ है, तो उसको लेबियोडेंटल फ्रिकेटिव्स उनको निकालने में दिक्कत आएगी लेबियोडेंटल में। नेक्स्ट, इंप्रेशन मटेरियल ऑफ चॉइस फॉर चाइल्ड विद क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट इज व्हाट? क्लेफ्ट लिप भी है, क्लेफ्ट पैलेट भी है, तो उसके लिए इंप्रेशन मटेरियल ऑफ चॉइस विल बी मोनोफेजिक सिलिकॉन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टूथ मूवमेंट एज शोन इन द फिगर, ठीक है, इसमें बेसिकली टूथ के हम इंसाइजल एज पे फोर्स लगा रहे हैं, इंसाइजल एज पे फोर्स लग रही है और उसकी वजह से हम रूट को मूव करवा रहे हैं, ठीक है, रूट को मूव करवाना है बाय फोर्स एप्लीकेशन ऑन इंसाइजल एज, तो उसको किस तरह की फोर्स बनेगी हमारी? इट इज़ नोन एज टॉर्क। अगर हम यहाँ पे इंसाइजल एज पे यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी वजह से ये वाली जो हिस्सा है वो मूव करेगा आगे की तरफ, इस साइड को आने की कोशिश करेगा, सो दिस फोर्स इज नोन एज टॉर्किंग फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन फ्यूजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स लीड्स टू क्लेफ्ट लिप? क्लेफ्ट लिप बनाने के लिए मैक्सिलरी प्रोसेसेस प्लस फ्रंटोनेजल प्रोसेस का फ्यूजन अगर ना हो तब क्लेफ्ट लिप बनता है, मैक्सिलरी और फ्रंटोनेजल प्रोसेस का फ्यूजन ना हो तब क्लेफ्ट लिप बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज और इन्फेक्शियस एजेंट इन अ डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया इज नोन एज व्हाट? एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर कॉन्स्टेंटली एक डिजीज प्रेजेंट रह रही है तो इट इज़ एंडेमिक टू दैट एरिया, ठीक है, जैसे थायराइड की डिजीजेज हैं, ऊपर वाले इलाके होते हैं तो वहाँ पे थायराइड में मतलब सॉल्ट में आयोडीन की कमी हो जाती है या फिर आयोडीन नहीं ले पाता पेशेंट किसी भी रीजन की वजह से, तो वहाँ पे थायराइड की दिक्कत ज़्यादा होती है। एंडेमिक मीन्स इट इज़ डिफाइंड टू दैट ज्योग्राफिकल एरिया ओनली, जैसे अगर पानी में फ्लोराइड ज़्यादा है, ठीक है, तो फ्लोरोसिस विल बी एंडेमिक टू दैट एरिया ओनली। नेक्स्ट, प्री मैक्सिला डेवलप्स फ्रॉम व्हाट? प्री मैक्सिला इट डेवलप्स फ्रॉम द फ्रंटोनेजल प्रोसेस। प्री मैक्सिला किससे डेवलप करता है? फ्रंटोनेजल प्रोसेस से डेवलप करता है। Boy referred to hospital with low grade fever, cough, sore throat for 5 days. ठीक है, on the first day of illness he had been diagnosed in a rural clinic with pharyngitis. The patient was prescribed an unknown oral antibiotic plus acetaminophen. By the 3rd day of illness his fever has gradually declined and the sore throat had resolved. However, subsequently the condition became worse and he experienced neck swelling, dysphonia and dysphagia. ठीक है, he also had a hair breathing sound, harsh breathing sound भी है, harsh breathing sound भी है। Diagnosis
इज एज सोन इन द बेसिक पैथोजेनेसिस। ठीक है, तो इमेज दे रखी है डिप्थीरिया की, राइट, जिसमें हॉलमार्क में एक थिक ग्रेइश लेदरी कोटिंग सेल्स की दिखाई दे रही है, प्लस फाइब्रिन दिखाई दे रहे हैं, प्लस बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं जो कि टॉन्सिल के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया का इन्फेक्शन है। सिंपल सी बात पूछ रहा है कि कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया क्या कर रहा है बॉडी के अंदर। इट इज़ डूइंग ट्रांसलेशन। ठीक है, ये ट्रांसलेशन करवा देता है जिसकी वजह से हमारे पास जो डिजीज़ है वो अकर करती है, जो डिप्थीरिया की डिजीज़ है वो अकर करती है। नेक्स्ट, डिसेमिनेटेड डिजीज इन एड्स इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया। डिसेमिनेटेड डिजीज एड्स के अंदर माइकोबैक्टीरियम एवियम की वजह से सबसे ज़्यादा होती है, माइकोबैक्टीरियम एवियम। नेक्स्ट, पेशेंट हैड कैंड फूड एंड रिपोर्टेड विद डिक्रीज सलाइवेशन, डबल विजन, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, लेबर्ड ब्रीदिंग। ठीक है, मतलब उसको कष्ट करना पड़ रहा है सांस लेने के लिए भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस। कैंड फूड के अंदर बोटुलिनियम टॉक्सिन का डेवलपमेंट, जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम बैक्टीरिया है उसके द्वारा जो है वो उसका खतरा रहता है, उसकी वजह से जो है हमारे पास डिक्रीज सलाइवेशन, डबल विजन, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, लेबर्ड ब्रीदिंग वाली जो स्टेट है पेशेंट की वो आती है। नेक्स्ट, हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी स्टेरलाइज बाय व्हाट। हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी स्टेरलाइज बाय प्लाज्मा स्टेरलाइजेशन। इन्हें हम ऑटोक्लेव से स्टेरलाइज नहीं कर सकते, इंसिनरेशन से नहीं कर सकते, हॉट एयर ओवन से नहीं कर सकते, क्योंकि ये हीट सेंसिटिव है। तो इनको प्लाज्मा स्टेरलाइजेशन से करना पड़ता है। नेक्स्ट, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन विच अकर्स व्हेन द प्रोटीन ए ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इंटरैक्ट विद सीरम इज व्हाट रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं को-एग्लूटिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? को-एग्लूटिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, 20-year-old फीमेल पेशेंट रिपोर्टेड विद ट्रीमर्स, एक्सोप्थेल्मोसिस, टेकिकार्डिया, हीट इनटॉलरेंस एंड पैल्पिटेशंस। थायराइड स्कैन लिया गया है। ठीक है, थायराइड स्कैन की एक इमेज दिखाई हुई है जिसमें थायराइड स्कैन जो है आपके दो लोब्स में एक ऐसे डॉट्स की फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा डार्क उसमें इमेज दिखाई हुई है। ठीक है, तो व्हाट इज़ दिस डिजीज़? दिस डिजीज़ इज़ ग्रेव्स डिजीज़। ठीक है, जिसमें हीट इंटॉलरेंस हो जाती है, एक्सोप्थेल्मोसिस हो जाता है, टैकीकार्डिया हो जाता है और पैल्पिटेशन पेशेंट को आने लगा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इंटरिम रेस्टोरेशन। पहले बात कर लेते हैं कि फंक्शन क्या क्या होता है। इट मेंटेन्स द ऑक्लूजल कंपैटिबिलिटी एंड टूथ पोजीशन। इट मेंटेन्स द पेरिडोंटल हेल्थ, जो इंटरिम रेस्टोरेशन होती है। इट एक्ट्स एज अ गाइड टू अचीव ऑप्टिमम एस्थेटिक्स एंड अ डेफिनेटिव रेस्टोरेशन विच इज़ फाइनली टू बी गिवन। ठीक है, चौथा ऑप्शन जो गलत है, इट कैन बी यूज केयरफुली फॉर लॉन्गर यूजेज ऑफ टाइम। देखो, जो इंटरिम रेस्टोरेशन होती है वो लॉन्गर टाइम के लिए नहीं दी जाती। ठीक है, इट इज़ मेड फॉर शॉर्टर टाइम, राइट। द टाइम अंटिल विच वी आर गिविंग परमानेंट रेस्टोरेशन, जब तक हमें देनी है तब तक उसे बनाने वगैरह का जो टाइम लग रहा है उसके बीच में जो हम रेस्टोरेशन दे रहे हैं, दैट इज नोन एज इंटरिम रेस्टोरेशन। नेक्स्ट, द कैनाल orifices are equidistant from a line drawn in a mesodistal direction through the center of pulp। ठीक है, अगर हम सेंटर ऑफ पल्प से लाइन ड्रॉ करें तो मेसोडिस्टल डायरेक्शन में जो हमारी कैनाल्स होती हैं वो लोकेटेड होती है। ये लॉ ऑफ सिमेट्री के अंदर आता है। ठीक है, ये लॉ ऑफ सिमेट्री कौन से दांत में नहीं देखा जाता? ये जो लॉ है वो मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर के अंदर नहीं देखा जाता। ठीक है, बाकी मैंडिबुलर प्रीमोलर में भी देखा जाएगा, मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर में भी देखा जाएगा, मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर में भी देखा जाएगा। ठीक है, लॉ ऑफ सिमेट्री एक्सेप्ट फॉर the maxillary molars, the orifices of the canals are equidistant from a line drawn in mesial and distal direction through the center of pulp chamber floor। ये law of symmetry है। Next, a 10-year-old child with bilateral swelling of the face since 4 years of age, radiograph shows multilocular radiolucencies, मोबाइल टीथ है उसके साथ, प्लस लैब डायग्नोसिस में उसके अल्कलाइन फॉस्फेटेज ज़्यादा है। ठीक है, डायग्नोसिस क्या आएगा? इसमें चेरुबिज्म आता है, ALP लेवल्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ जो मुंह होगा वो बायलेटरली स्वेल करा होगा, मतलब बनाए हुआ, ठीक है, स्वेल्ड ऑफ बनावट होगी। इसमें ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। जब भी ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज़ करती है तो उसकी वजह से ALP इंक्रीज़ कर जाता है। ओके, इसके साथ साथ रेडियोग्राफ में मल्टीलॉकुलर रेडियोलुसेंसीज होंगी और मोबाइल टीथ होंगे। नेक्स्ट सीधा क्वेश्चन पूछेगी इस दांत में क्या अनोमली प्रेजेंट है। तो यहाँ पे पैलेटो रेडिकुलर ग्रूव बनाया है हमने, दैट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द क्राउन टू द रूट ऑन द डिस्टल साइड ऑफ द मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर। पैलेटो रेडिकुलर ग्रूव, अगर ग्रीन से डिनोट करें तो दिस इज द पैलेटो रेडिकुलर ग्रूव। ठीक है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द क्राउन टू द रूट ऑन द डिस्टल साइड ऑफ द मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर। नेक्स्ट, व्हाट कुड बी द लीजन डायग्नोस्ड व्हेन द पेशेंट इज सीन लाइक दिस।
ये चीज़ जो इन्फेक्ट पे दिखा देती है क्या डायग्नोसिस दे रही है, दिस इज जिंजाइवल सिस्ट ऑफ न्यूबॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 साल का फीमेल पेशेंट है, रिपोर्टेड टू डिपार्टमेंट ऑफ ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी विद चीफ कंप्लेन ऑफ सोरनेस इन द रूफ ऑफ हर माउथ सिंस 1 day. Patient also given complaint of mild fever, nausea, malaise and loss of appetite since 1 to 2 days. On intraoral examination, multiple crops of thin-walled vesicles surrounded by an inflammatory base, each measuring 1 to 5 millimeter in size, having a round shape was present over the lip. ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसके बनते हैं? आंसर है रेकरेंट herpes अल्सर्स। ठीक है, रेकरेंट herpes अल्सर जब होते हैं तो वो 1 से 5 मिलीमीटर का इन्फ्लामेटरी बेस के साथ उनके वेसिकल्स मल्टीपल क्रॉप्स में बनते हैं इंट्राओरल एग्जामिनेशन पे। ठीक है, इसके साथ साथ पेशेंट की हिस्ट्री होती है माइल्ड फीवर की, नोजिया की, मेलाइस की, लॉस ऑफ एपेटाइट होती है 1 से 2 दिन की वजह से, और सोरनेस इन द रूफ ऑफ द माउथ होती है सिंस 1 day। ठीक है, नेक्स्ट फीमेल पेशेंट विद डर्मेटोलॉजी प्रॉब्लम विजिटेड द क्लिनिक ऑन इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट। जब हमने इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट किया तो IgG डिपॉजिट्स वर सीन इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस, आइडेंटिफाई द लीजन्स। IgG डिपॉजिट्स की बात कर रहा है, और इम्यूनोफ्लोरेसेंस में आपको क्या दिखाई देगा? वेब्ड पैटर्न दिखाई देगा और बहुत ज़्यादा इम्यूनोफ्लोरेसेंट पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है, IgGs का। ठीक है, सो इट इज़ सीन कॉमनली इन पैम्फिगस वल्गैरिस। Next, a patient with chronic renal disease develops uremic pericarditis. Uremic pericarditis develop हो गया. What will be the ideal treatment in this case? Uremic pericarditis वाले patient में immediate hemodialysis should be done. What should be done? Immediate hemodialysis should be done. Next, a 4-year-old child accidentally popped 20 ferrous fumarate tablets. मतलब ferrous fumarate जो आयरन की टैबलेट्स होती हैं वो उसने 20 खा ली एक साथ ही, 4 साल का बच्चा है। वट विल यू गिव टू प्रिवेंट द टॉक्सिसिटी? फेरस फ्यूमरेट की टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए वी विल गिव डीफेरोक्सामीन। क्या देंगे? आयरन की जो टॉक्सिसिटी है उसको कम करने के लिए डीफेरोक्सामीन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्री एक्सट्रैक्शन रिकॉर्ड इज नॉट यूजफुल फॉर मेजरिंग वर्टिकल डायमेंशन? तो आंसर है टूथ शेप और साइज, वो यूज़फुल नहीं होता फॉर मेजरिंग द वर्टिकल डायमेंशन। ठीक, क्या क्या यूज़फुल होता है? फेशियल प्रोफाइल, फेशियल फोटोग्राफ्स यूज़फुल होती हैं, कास्ट विद इंटैक्ट टीथ आर यूज़फुल, वर्टिकल डायमेंशन या फिर वर्टिकल हाइट के जो मेजरमेंट्स हैं हमारी, जो पूरी एल्वियोलर आर्च की जो वर्टिकल हाइट की जो मेजरमेंट्स हैं वो यूज़फुल होते हैं। टूथ की शेप और साइज से हमें कोई मतलब नहीं होता, और वी कैन से दैट इट इज़ द लीस्ट डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू अबाउट ग्लिकमैन क्लासिफिकेशन इज ऑल एक्सेप्ट व्हाट? ग्लिकमैन क्लासिफिकेशन पहले ट्रू स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। कोई भी रेडियोग्राफ चेंज ग्रेड 1 में नहीं देखा जाता, दैट इज ग्लिकमैन क्लासिफिकेशन ग्रेड 1। नो रेडियोग्राफिक चेंज इज सीन इन ग्रेड 1। फर्केशन इज क्लिनिकली विजिबल इन ग्रेड 4। ग्रेड 4 में फर्केशन जो है वो क्लिनिकली विजिबल होती है। बोन इज नॉट अटैच टू डोम ऑफ फर्केशन इन ग्रेड 3। बोन अटैचमेंट डोम ऑफ फर्केशन में डीन्यूड हो चुकी होती है इन ग्रेड 3। ठीक है, जो चौथी गलत स्टेटमेंट है, दैट इज ग्रेड 4 दो एंड थ्रू बोन लॉस विद सॉफ्ट टिश्यू कवर इज देयर। देखो, ये कह रहे हैं कि ग्रेड 4 है, थ्रू एंड थ्रू बोन लॉस है और सॉफ्ट टिश्यू कवर होगा, लेकिन ये तो गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, उसमें सॉफ्ट टिश्यू कवर भी नहीं रहता, फर्केशन जो है वो क्लिनिकली विजिबल हो जाती है ग्रेड 4 में। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑन पल्प थेरेपी इज व्हाट? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो फाइब्रोब्लास्ट की सिमुलेशन करवाता है ऑन द पल्पल टिश्यू। What it causes? It causes fibroblast stimulation on the pulpal tissue. The initial effect of the calcium hydroxide applied onto the exposed pulp is development of superficial 3-layer necrosis. ठीक है, the firm necrosis causes slight irritation and stimulates the pulp to defense and repair. It starts with vesicular and inflammatory cell migration and proliferation of cells to control the elimination of irritating agent. This is followed by repair process, including migration, proliferation, mesenchymal and endothelial pulp cell, and formation of collagen by pulp fibroblasts. When the pulp is protected from irritation, odontoblasts differentiate and the tissue formed assumes the appearance in dentine. The increased alkalinity, high pH of calcium hydroxide causes initial necrosis of the pulp tissue, and in contact or proximity of calcium hydroxide, it stimulates the pulpal fibroblast to lay down the collagen and odontoblast to lay down the dentine. Fibroblast जो है वो collagen बनाएंगे और odontoblast dentine बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है वो इरिटेशन के बाद बन रहा है। पल्पल टिश्यू को इरिटेट कौन कर रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाय फॉर्मिंग अ 3-layer necrosis. Next, a child visits to your clinic. A child has multiple carious teeth and is also mentally challenged.
विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स शुड बी यूज टू मैनेज द चाइल्ड। ठीक है, आप कॉन्शियस सेडेशन से ही चाइल्ड को मैनेज कर पाओगे यहाँ पे। इट्स द बेस्ट फॉर मेंटेनिंग द एंग्जाइटी, फॉर मेंटेनिंग द कॉपरेशन ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट, a 5-year-old child lost both the mandibular deciduous first molars. Space maintainer to be given should be what? Mandibular first molar गए, ठीक है, मतलब सेकंड मोलर मैंडिबुलर का प्रेजेंट है हमारे पास अभी डेसिडुअस, तो वी कैन गो फॉर बैंड एंड लूप स्पेस मेंटेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच चाइल्ड द पल्पेक्टोमी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। पल्पेक्टोमी हम ल्यूकीमिया वाले पेशेंट में नहीं कर सकते। पल्पेक्टोमी कैन नॉट बी इजिली डन इन ल्यूकीमिया वाले पेशेंट। ठीक है, एस्थमा में कर सकते हैं, फाइलारियासिस में मैनेज कर सकते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में कर सकते हैं, लेकिन ल्यूकीमिया के पेशेंट में नहीं कर सकते। ठीक है, now the American Academy of the Pediatric Dentistry argues that when all the dental needs cannot be addressed before the start of cancer therapy, priority should be eliminating the sources of infection and trauma as well as extractions and periodontal care। ठीक है, कहता है कि कैंसर की थेरेपी से पहले तो सारी जो दिक्कतें हैं वो ठीक होनी चाहिए, लेकिन अगर उनको एड्रेस नहीं किया जा सकता तो उस इन्फेक्शन, उस ट्रॉमा, उस एक्सट्रैक्शन और पेरिडोंटल केयर को, उसके सोर्सेज को हमें एलिमिनेट करना है। ठीक है, कोई भी दिक्कत का सोर्स ना आए। एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टोमेटिक नॉन वाइटल टीथ शुड बी डन at least 1 week before the start of chemotherapy in order to have sufficient time to evaluate the success of treatment. If this is not possible, the extraction of the teeth is indicated. Teeth that cannot receive endodontic treatment in one session also have to be extracted as the treatment of choice with antibiotic prophylaxis, जिसमें कि पेनिसिलिन या क्लिंडामाइसिन 1 week के लिए दिया जाता है। In asymptomatic teeth, the endodontic treatment should be delayed until the hematological indices of the patient stabilize. अगर उसमें कोई सिम्टम नहीं है तो हमें उसकी ट्रीटमेंट डिले करनी होती है जब तक उसकी जो सारी हेमाटोलॉजिकल इंडाइसेस वो स्टेबलाइज कर जाए। दिस इंक्लूड्स एंडोडोंटिकली ट्रीटेड टीथ विद पेरिअपाइकल लीजन्स विदाउट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन। ओके, अकॉर्डिंग टू हाइथेक एट अल 32, a neutrophil count of 1500 per millimeter cube and a platelet count of less than 40,000 cells per millimeter cube आर नॉट अनफ। ठीक है, इनसे ज़्यादा चाहिए हमें। न्यूट्रोफिल काउंट 1500 से ज़्यादा चाहिए और जो हमारा प्लेटलेट काउंट है वो 40,000 से ज़्यादा चाहिए फॉर परफॉर्मिंग पेरिडोंटल प्रोबिंग और एक्सट्रैक्शंस। द प्रोसीजर मस्ट बी परफॉर्म्ड अंडर एंटीबायोटिक कवर एट लीस्ट 3 days बिफोर द स्टार्ट ऑफ कीमोथेरेपी। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 10 days बिफोर द ग्रैनुलोसाइट काउंट फॉल टू बिलो 500 cells per millimeter क्यूब। ठीक है, एक बार कीमोथेरेपी स्टार्ट होगी तो ग्रैनुलोसाइट जो काउंट है वो 500 cells per millimeter क्यूब से भी कम फॉल कर जाता है, तो उससे पहले हमें ये ट्रीटमेंट करनी है। व्हेन द ट्रीटमेंट इज नॉट पॉसिबल, द डेंटल ट्रीटमेंट शुड बी पोस्टपोन्ड अंटिल द हेमेटोलॉजिकल इंडाइसेस दे इंक्रीज। बाकी जो 2 कंडीशंस की हमने बात की, जैसे ऑप्शन बी में आस्थमा था उसको, तो वहाँ वो एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन पूरी तरह से नहीं है, लेकिन उसको मैनेज करना हमें आना चाहिए। ठीक है, जो उसका नेबुलाइजर है वो सारी चीज़ें आस्थमा के अटैक को प्रिवेंट करने के लिए जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होनी चाहिए। और ऑप्शन डी में क्या है कि पेशेंट हैविंग कॉन्ट्रा इंडिकेशन या फिर ब्लड थिनर पे अगर पेशेंट है तो वहाँ पे पहले ही हमारे पास उसका तोड़ जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, इन केसेस ऑफ अगर ब्लड थिनर पे है तो हमारे पास उसका तोड़ पहले प्रेजेंट होना चाहिए, जो हमारा प्लाज्मा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है वो प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हीमोफिलिक कंडीशन है पेशेंट की तब फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा प्रेजेंट होना चाहिए और कोएगुलेंट फैक्टर्स प्रेजेंट होना चाहिए। Next, a 4 mm diastema was closed with the help of fixed appliance. What is given to the patient to avoid recurrence of this diastema? हम bonded lingual retainer देते हैं। It's the best thing. जो bonded retainer है that's best thing। ठीक है, हॉली से भी रुक जाएगा, retention required होती है, बैक से भी रुक जाएगा, लेकिन ये कि वो बार बार निकालना पड़ेगा और जैसे ही हम पेशेंट निकालेगा तो मिडलाइन डायस्टीमा में जो रिलैप्स होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, सो बॉन्डेड इज द बेस्ट थिंग। द इंडिकेशन फॉर बॉन्डेड fixed retainers from canine to canine were defined by Zachariason as Zachariason। ठीक है, ZACHRISSON। पहला है कि केसेस इन विच द मिडलाइन डायस्टीमा इज क्लोज, वहाँ पे हमें बॉन्डेड रिटेनर देना होता है फ्रॉम कैनाइन टू कैनाइन। केसेस इन विच द डायस्टीमा बिटवीन द एंटीरियर टीथ इज क्लोज। ठीक है, पहला है केसेस विद मीडियन डायस्टीमा, नॉर्मल डायस्टीमा की बात की है। अब ये कह रहा है बिटवीन एंटीरियर दांतों के बीच में डायस्टीमा। तीसरा है कि अडल्ट पेशेंट विद पोटेंशियल माइग्रेशन फॉर टीथ आफ्टर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के बाद पोटेंशियल माइग्रेशन ऑफ टीथ आकर कर रही है, तो वहाँ पे भी हमें ये चीज़ देनी पड़ती है, जो लिंगुअल रिटेनर है या फिर फिक्स रिटेनर, दैट इज बॉन्डेड लिंगुअल रिटेनर जो है वो देना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट केसेस विद द टूथ
और लार्ज डायस्टीमास इन मैक्सिला बिफोर द ट्रीटमेंट, मैक्सिला के अंदर ही लार्ज डायस्टीमा बिफोर द ट्रीटमेंट, तो वहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। इट्स नॉट नीडेड टू बी बिटवीन इंसाइजर्स, इट कुड बी एनीवेयर बट इट इज़ मैक्सिलरी डायस्टीमा। केसेस इन विच देर इज ट्रीटेड मैंडिबुलर इंसाइजर एक्सट्रैक्शन, मैंडिबुलर इंसाइजर की एक्सट्रैक्शन करी है, वहाँ पे हमने उसको स्पेस को क्लोज किया है विद द हेल्प ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स, वहाँ पे भी हमें लिंगुअल रिटेनर देना पड़ेगा, ठीक। केसेस इन विच सीवियरली रोटेटेड टीथ और बिफोर ट्रीटमेंट इज प्रेजेंट, रोटेशन का अगर केस है तो वो भी बहुत जल्दी रिलैप्स कर जाता है, तो वहाँ पे भी रिटेनर देना पड़ेगा। केसेस इन विच द पोजीशन ऑफ द पैलेटली इम्पैक्टेड कैनाइन इज करेक्टेड, ठीक है, जहाँ पोजीशन ऑफ पैलेटली इम्पैक्टेड कैनाइन जो है वो करेक्ट की गई है, वहाँ पे भी देना पड़ेगा। पैलेटली इम्पैक्टेड कैनाइन को अगर हम बाहर लेके आए या फिर अंदर की तरफ लेके गए तो वहाँ पे भी वी नीड टू गिव अ रिटेनर, फिक्स्ड बॉन्डेड रिटेनर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ADA-CCS क्लासिफिकेशन, द फॉलोइंग केरियस लीजन इज क्लासिफाइड अंडर विच क्लास, इसको हम कहेंगे एडवांस केरियस लीजन, ठीक है। जो CCS क्लासिफिकेशन होती है उसमें इनिशियल, मॉडरेट, एडवांस ऐसी टर्म्स यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाइल्ड एज 5.5 years, लॉस इज सेंट्रल इंसाइजर ड्यू टू ट्रॉमा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस मेंटेनर शुड बी यूज्ड इन द कंडीशन गिवन बिलो, हमें कोई भी स्पेस मेंटेनर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर 5 साल का बच्चा है उसका इंसाइजर, सेंट्रल इंसाइजर चला गया, 5.5 साल का बच्चा है तो उसमें परमानेंट डेंटेशन तो आई नहीं होगी, ठीक है। प्राइमरी डेंटेशन है, फिजियोलॉजिकल स्पेसिंग प्रेजेंट होती है। बिशेरा ने रिपोर्ट किया था कि मैक्सिलरी और मैंडिबुलर इंटरकैनाइन विड्थ और इंटरमोलर विड्थ इंक्रीज करती हैं बिटवीन 3 to 5 years ऑफ एज। सो इट इज़ नॉर्मल टू हैव स्पेसिंग इन द मैक्सिला और मैंडिबल सिंस 7 years ऑफ एज, ठीक है। अगर उसके बाद क्राउडिंग आना शुरू होती है तब हम कोई ना कोई चीज़ करते हैं, उससे पहले हम कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे को एक इमेज दे रखी है, इसमें एक डेंटिस्ट जो है वो एक पेशेंट दूसरे पेशेंट के ऊपर करके एक तीसरे पेशेंट को दिखा रहा है ताकि इसकी कंपैटिबिलिटी इंक्रीज कर सके ट्रीटमेंट के लिए। सो व्हाट इज दिस कंडीशनिंग एज एग्जांपल ऑफ, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल लर्निंग, ठीक है। वो देख के सीख रहा है कि इसको कुछ नहीं हो रहा तो मेरे को भी कुछ नहीं होगा, ठीक है, वो देख के कंडीशन हो रहा है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ सोशल लर्निंग। Next, with advancing age, incisal edges undergo adhesion and the tooth erupts to maintain the aesthetics and occlusion. This will result in what? Aesthetic और occlusion maintain करने के लिए जो दांत है वो और ज़्यादा सुपर erupt करता है, ठीक है, in case of adhesion, तो उसमें increase width हो जाती है और फटाज जन जाएगा। Next, a patient with poor oral hygiene, furcation involvement and questionable compliance and having complex restoration. What is the ideal time for recall of this patient? देखिए इसमें 1 से 2 महीने के अंदर आपको बुलाना ही पड़ेगा क्योंकि पुअर ओरल हाइजीन है, फर्गेशन इन्वॉल्व हो चुकी है और क्वेश्चनेबल कंप्लायंस है। मेन चीज़ जो है वो क्वेश्चनेबल कंप्लायंस है कि पेशेंट कंप्लायंट नहीं कर पा रहा है, जो आप चीज़ें बताओगे वो नहीं करेगा, तो यू विल हैव टू रिकॉल विद इन 1 to 2 months टू असेस द स्टेटस ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट, स्लाइमी मटीरियल विच इज कंपोज ऑफ फूड डेब्रिस, डिस्क्रोमेटेड एपिथेलियल सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, माइक्रोब्स and that can easily be displaced by water spray is what? Easily be displaced by water spray, ठीक है, that is materia alba. Next, the difference in the mineral content of early plaque of heavy calculus and non-calculus former plaque is what? जो heavy calculus वाला plaque है उसके अंदर जो potassium content है वो ज़्यादा होता है। Next, Debris index score is 0.6 and CI index score is 0.7. According to OHIS, what is the interpretation for OHIS from this data? देखो कैलकुलस इंडेक्स जो है वो उसके पास 0.7 है और डेब्रिस इंडेक्स 0.6 है, तो इसमें सीधा अगर हम टेबल से रिकॉर्ड को चेक करें तो इट विल गिव अ फेयर रिकॉर्ड। इंटरप्रिटेशन जो होगी दैट विल बी फेयर। अगर कैलकुलस इंडेक्स और डेब्रिस इंडेक्स को इंडिविजुअली हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 3 रिकॉर्ड्स आते हैं, या तो गुड होगा या फेयर होगा या पुअर होगा, 3 होंगे खाली। 0 से 0.6 के बीच में अगर आता है तो दैट इज़ गुड। फेयर में आता है 0.7 से 1.8 के बीच में और 1.9 से लेकर 3.0 के बीच में आता है पुअर, ठीक। और अब इसको OHIS स्केल पे देखते हैं अगर हम, तो डेब्रिस इंडेक्स प्लस कैलकुलस इंडेक्स सिंप्लीफाइड दोनों का मिला के अगर आएगा तो गुड हम तब कहेंगे 0.0 से लेकर 1.2 तक अगर रीडिंग आ रही तब, 1.3 से अगर आती है 3.0 तक देन दैट इज़ फेयर, और 3.1 से आती है 6.0 तक देन दैट इज़ पुअर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर स्टेनिंग ऑफ द प्लाक, इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो स्टेनिंग ऑफ प्लाक के लिए यूज़ की जाती है? तो डिस्क्लोजिंग एजेंट्स जो होते हैं they are used for staining of the plaque. It is a diagnostic aid used in dentistry to stain the areas of teeth that are not being cleaned adequately. Alright, a dye such as erythrocin sodium is used to color the dental plaque so that inadequately brushed surfaces can be shown to the patient. Next, knives used in gingivectomy are what? देखो 2 तरह की नाइफ यूज़ करते हैं हम, एक कर्कलैंड
और दूसरी ऑर्बन। कर्कलैंड जो यूज़ करेंगे उसका कोई नंबर स्पेसिफिक नहीं दिया होता, और ऑर्बन जो यूज़ करते हैं दैट इज़ 1 and 2। ऑर्बन 1 और 2 यूज़ करते हैं और कर्कलैंड का कोई नंबर स्पेसिफिक नहीं दिया होता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलैरिटी इज एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स एसोसिएटेड विद जनरलाइज्ड पेरियोडोंटाइटिस। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टेमिक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होती है एक चीज़ होती है जो कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम में देखी जाती है। The metabolic syndrome, that is METS, it is a spectrum of conditions that increase the risk of cardiovascular disease and the risk of diabetes mellitus. The components of metabolic syndrome include dysglycemia, visceral obesity, atherogenic dyslipidemia, elevated triglyceride levels, and low levels of high-density lipoprotein. And also, it is associated with hypertension. An association of periodontal disease and metabolic syndrome has been suggested, and this association is believed to be result of systemic oxidative stress and exorbitant inflammatory response। किसके ऊपर बेस्ड है? सिस्टेमिक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बेसिस पे। ठीक है, सिस्टेमिक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब होता है बॉडी के बीच में इम्बैलेंस हो जाता है बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज दैट इज फ्री रेडिकल्स एंड द बॉडीज एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, लीडिंग टू वाइड स्प्रेड सेलुलर एंड टिश्यू डैमेज। जब ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ज़्यादा खाली ब्लड के अंदर घूमती रहेंगी, बॉडी के अंदर घूमती रहेंगी, तो उससे ज़्यादा वाइड स्प्रेड सेलुलर और टिश्यू डैमेज होगा। नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस है। 4 ऑप्शन दिए हमारे पास, मेट्रोनिडाजोल, क्लिंडामाइसिन, सेफेट्राइजोन और अमॉक्सिसिलिन। इनमें से मेट्रोनिडाजोल जो होती है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस। नेक्स्ट, विच इम्यूनोग्लोबिन इज फाउंड इन सलाइवा? IgA जो सबसे पहली इम्यूनोग्लोबिन, ए से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन ए जो है वो सलाइवा के अंदर मिलती है। नेक्स्ट, पोरफायरोमोनास जिंजिवालिस प्रोड्यूसेस ऑल एक्सेप्ट व्हाट? पोरफायरोमोनास जिंजिवालिस कोलेजनेज प्रोड्यूस करता है, प्रोटीएज प्रोड्यूस करता है, हीम एग्लूटिनिन प्रोड्यूस करता है, लेकिन ल्यूकोटॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करता। जो चौथा ऑप्शन है दैट इज ल्यूकोटॉक्सिन, उससे प्रोड्यूस नहीं करता। नेक्स्ट, अ पेशेंट रिपोर्टेड टू द OPD विद स्टफ नोज, माइल्ड फीवर एंड पेन। ऑन एग्जामिनेशन अपर molars are tender and on percussion no frank cavitation was visible. Patient also complains of heaviness of the head. तो इसमें क्या डिजीज़ हो रखी होगी पेशेंट को? पेशेंट को किसी भी रीज़न की वजह से एक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस हो रखा है। ठीक है, एक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय फेशियल पेन लोकलाइज्ड इन द चीक बट आल्सो इन द फ्रंट एरिया ऑफ द टीथ। ठीक है, द पेन कैन बी यूनिलेटरल और बायलेटरल एंड टेंडर एंड मे ओवरलाई द साइनस। जो पेन होती है, हेडेक होती है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, वो एक पुरुलेंट नेजल सिक्रीशन या फिर पोस्ट नेजल ड्रिप के साथ भी एसोसिएटेड देखी जा सकती है। देयर इज अ डिस्चार्ज फ्रॉम ऑफ म्यूकोपस इनटू द फेरिंग्स, मतलब कोई ना कोई पस या फिर म्यूकोपस जो बन रहा है, जो म्यूकस के साथ पस बनती है, उसको वो जो फेरिंग्स में निकल रही है बेसिकली। दे आर कॉमनली फाउंड इन एंड देयर इज फीवर एंड मैलाइस इन दिस साइनोसाइटिस। द पेन इज डल, पेन कैसी होगी? डल होगी, हैवी होगी, थ्रॉबिंग होगी, लोकेटेड ओवर द चीक एंड द अपर टूथ। इट मे रिजेंबल द टूथएक। Maxillary sinusitis is usually related to impaired antral drainage. Accumulated secretions become infected, allowing a collection of pus to develop in a antrum. ठीक है, कलेक्शन ऑफ पस कहाँ डेवलप होती है? एंट्रम के अंदर। डेंटल डिजीज इंक्लूडिंग पेरिपाइकल पैथोलॉजी, इन्फेक्टेड ओडोंटोजेनिक सिस्ट एंड पेरियोडोंटल डिजीजेस may also cause sinusitis. Next, the deficiency of which vitamin causes oral ulcers? तो आंसर है राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी जो होती है वो ओरल अल्सर करवाती है। ठीक है, सिंपल आंसर है यहाँ पे राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी। नेक्स्ट, चाइल्ड रिपोर्ट्स विद फ्रंटल बॉसिंग, वीकनेस, फटीग with episodic blood transfusions. The skull on the radiograph shows hair on and appearance. कौन सी appearance दिख रही है यहाँ पे? hair on and appearance दिख रही है। The probable diagnosis in this case is what? इस केस का probable diagnosis है thalassemia. Most children with moderate to severe thalassemia receive a diagnosis by the time they are 2 years old. जब 2 साल के हो जाते हैं तो उतने टाइम तक उनका diagnosis आ जाता है। Thalassemia signs and symptoms can include fatigue, pale skin, facial bone deformities, abdominal swelling जो कि आती है हेपेटोस्प्लीनोमेगाली की वजह से, and there is dark urine, there is hair on and appearance, and the skull is characteristic radiologically which results in accentuated vertical trabeculae. वर्टिकल ट्रैबेक्यूले जो है वो स्कल के बीच में दिखाई बिटवीन द इनर एंड आउटर टेबल्स ऑफ द स्कल दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। इनर टेबल ऑफ द स्कल, आउटर टेबल ऑफ द स्कल, इन दोनों के बीच में वर्टिकल ट्रैबेक्यूले बनना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव बोन मैरो हाइपरप्लेजिया इन केस ऑफ थैलेसीमिया। ठीक है, जिसकी वजह से फ्रंटल बॉसिंग हो जाती है, वीकनेस हो जाती है और एपिसोडिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन और रेडियोग्राफिक हेयर ऑन एंड अपीयरेंस आती है।
Next, a patient arrives clinic for tooth extraction. His blood sugar is 195 gram per deciliter. What test would you recommend next to check the status of the patient? You will recommend HbA1c to assess the sugar for 3 months. 3 मंथ का आपको लेवल जो है उसका असेसमेंट मिल जाएगा कि आप, और लेकिन आप इस वक्त निकाल नहीं सकते 195 के ऊपर, बिकॉज 170 ग्राम पर डेसीलीटर हमारी लिमिट होती है. ठीक है. HbA1c is a simple blood test that measures your average blood sugar level over the past 3 months. It's one of the most commonly used tests to diagnose pre-diabetes, diabetes, and also the main test to help you and your healthcare team manage the diabetes. Next, a 4-year-old child's patient's mother complains that the child has a difficulty in opening his mouth. She gave a history of trauma before. While opening the mouth, the chin deviates towards the right side. चिन किस साइड डेविएट कर रही है? टुवर्ड्स द राइट साइड. द मोस्ट प्रोबेबल रीजन वुड बी व्हाट? देखो, ट्रॉमा की वजह से अगर हमारा टीएमजे पे कोई रीजन आ रहा है तो हमारी एंकालॉसिस हो जाती है. जिस साइड की एंकालॉसिस होगी उसी साइड को, डिजीज साइड को, ठीक है, टीएमजे डेविएट कर जाता है, या फिर माउथ जो है वो डेविएट कर जाता है. दैट इज राइट टीएमजे एंकालॉसिस इज द मोस्ट प्रोबेबल रीजन इन दिस. Next, a 56-year-old male patient was referred to the general practitioner for hyperesthesia and paresthesia in the regions of second molar region, ठीक है, of the lower left quadrant and lower left lip. The patient had a past history of episodes of mild regional cellulitis in the left hemimandibular region, which have been successfully treated with prescribed antibiotics and analgesics. पेशेंट को सेलुलाइटिस हुआ था इस वाले रीजन में. ठीक है. पास्ट हिस्ट्री वाज नोटेबल फॉर सर्जिकल एक्सोडोंशिया ऑफ इंक्लूडेड थर्ड मोलर 3/8 से उसका दांत जो है वो निकाला भी है इन द सेकेंड डेकेड ऑफ लाइफ. जब वो 20s में था तब निकाला था. द पेशेंट अकाउंटेड दैट द एक्सट्रैक्शन वाज कॉम्प्लिकेटेड एंड अ पेनफुल पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड वाज देयर. द पेशेंट हैव कंसल्टेड the odontologist in 3 different occasions for caries treatment of superior molars. What is your diagnosis in this case? If the X-ray is described, तो वहाँ पे जो मोलर्स हैं उनके नीचे रेडियोलुसेंसी दिखाई दे रही है विदाउट मोलर्स का डीके. ठीक है. सो व्हाट इज योर डायग्नोसिस इन दिस कंडीशन? तो यहाँ पे ट्रॉमेटिक न्यूरोमा हुआ है पेशेंट को. कंडीशंस फिर से रील कर लेते हैं. 56 ईयर का पेशेंट था, रेफर टू द जनरल प्रैक्टिशनर फॉर हाइपरस्थीसिया and paresthesia in the region of second molar region of the lower left quadrant, lower left lip. ठीक. अब द पेशेंट के पास हिस्ट्री ये थी कि उसको सेलुलाइटिस हो गया था. इस जगह पे सेलुलाइटिस हो गया था इन द हेमीमैंडिबुलर रीजन. आधे मैंडिबल में सेलुलाइटिस हो गया था, जो कि एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक्स से चला गया था बाद में. पेशेंट की सर्जिकल हिस्ट्री नोटेबल थी कि उसको सेकेंड डेकेड ऑफ लाइफ में 3/8 जो दांत था उसने वो निकाला आया था अपना. ठीक है. मतलब उसने राइट जो अपना मोलर है, अक्कल दाढ़ है, वो निकलवाई थी. पेशेंट ने कहा था कि एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी और बहुत ज़्यादा पेनफुल थी और पेनफुल पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड भी था. ठीक है. और अभी उसको अपर वाले दांतों में दर्द हो रही है. ठीक है, विदाउट एनी केरियस लीजन्स. और अपर वाले दांतों की नीचे की हड्डी जो है वो रेडियोलूसेंट होना शुरू हो गई. सो आंसर हियर इज ट्रॉमेटिक न्यूरोमा. नेक्स्ट एक इमेज दे रखी है जिसमें सीधा कॉन्डाइल के पास आप इंजेक्शन को डिपॉजिट कर रहे हो या फिर लोकल एनेस्थीसिया को डिपॉजिट कर रहे हो. तो पूछ रहा है कि कौन सी लोकल एनेस्थीसिया की टेक्निक होती है जहाँ पे हम डायरेक्ट कॉन्डाइल के पास जो नर्व जा रही है वहाँ पे एनेस्थीसिया को डिपॉजिट करते हैं. ठीक है. सो इट इज़ गाव गेट्स टेक्निक और गाव गेट्स टेक्निक फॉर द मैंडिबुलर ब्लॉक. Next, a 60-year-old woman with controlled hypertension came to the dental OPD. Controlled hypertension came to the dental OPD to have extraction procedure done. After extraction, as soon as she gets down from the chair, she falls down on the floor. What could be the reason? देखो, इतनी देर से दांत निकलवा रही है, उसके बाद ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन इज द मोस्ट कॉमन रीजन. ओके. ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, it is a condition in which your blood pressure drops quickly when you stand up from sitting or lying down position after मतलब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आप बैठे हुए अपना दांत निकलवाने के लिए. This low blood pressure is called as postural hypotension that can make you faint or feel dizzy. Symptoms usually improve by changing your medications on how you move into upright position. Incidence of orthostatic hypotension or healthy elderly is about 2% and the incidence is 5% in elderly with controlled hypertension but 19% in those with uncontrolled hypertension.
हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जिनमें हाइपरटेंशन होती है उनमें ज़्यादा इजीली, जो बुजुर्ग होते हैं उनमें ज़्यादा इजीली हाइपरटेंशन का जो ये है वो ट्रिगर कर जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया कैन ऑल्सो बी इंड्यूस्ड इन पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन दैट इज बाय द अकरिंग pathway from the vasovagal syncope, which in turn occurs due to fear, anxiety during dental extraction. तो हाइपोटेंशन भी हमारे एल्डरली पेशेंट्स में एक ऑप्शन हो सकता है अगर पेशेंट खाना खा के नहीं आया है, ठीक है। इसके साथ साथ हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, ठीक है, अगर पेशेंट खाना खा के नहीं आया है तो दोनों की वजह से ये चीज़ ट्रिगर कर सकती है। हाइपोग्लाइसीमिया कैन ऑल्सो ट्रिगर हाइपोटेंशन। नेक्स्ट, an eager dental intern got needle prick injury of a HIV positive patient. What should be done? ठीक है, what should be done is post exposure prophylaxis should be started immediately within 1 to 2 hours. PEP or post exposure prophylaxis means taking medicine to prevent HIV after possible exposure. Post exposure prophylaxis should be used only in emergency situations and must be started within 72 hours of exposure to the HIV. सबसे पहले जो मेडिकल ऑफिसर वहाँ बैठता है, ठीक है, उसको रिपोर्ट करना है, ठीक, एंड देन विद इन 2 hours, होपफुली विद इन 2 hours you have to start, but 72 is the limit. Okay, PEP is the combination of 3 drugs. You have to take them once or twice for a day of for 28 days. All right, once or twice आपको 28 दिन के लिए लेना है। फॉर अडल्ट CDC गाइडलाइंस जो हैं वो कहती हैं कि टेनोफोविर और एम ट्राइसिटाबिन, टेनोफोविर और एम ट्राइसिटाबिन, ये 2 ड्रग्स जो हैं वो एक पिल में आती हैं। इसके साथ एक थर्ड ड्रग ली जाती है राल्टेग्राविर या फिर डॉल्टेग्राविर, ठीक है। डॉल्टेग्राविर या फिर राल्टेग्राविर और टेनोफोविर और एमीसिटाबिन, ये सारे ड्रग्स जो है वो एक साथ 28 दिन के लिए लेनी पड़ती है। दोनों अलग अलग टैबलेट्स में आती हैं। टेनोफोविर और एमी ट्राइसिटाबिन एक में आएगी, या फिर राल्टेग्राविर या फिर आप डॉल्टेग्राविर इसमें ले सकते हो, मतलब इन दोनों का एडिशन। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सर्जरी ऑफ लोअर एंटीरियर रीजन ऑफ द मेंटल नर्व वाज कट, थ्रू एंड थ्रू कट हो गई है मेंटल नर्व। व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ नर्व डिजेनरेशन? देखो, नर्व इंजरी की कैटेगरी क्लास 5 की आएगी, प्लस इट इज न्यूरोटेमेसिस, ठीक है। न्यूरोटेमेसिस मतलब कट ही हो गई है बिल्कुल ही। द लोएस्ट डिग्री ऑफ द नर्व इंजरी इन विच द नर्व रिमेन्स इंटैक्ट बट सिग्नलिंग एबिलिटी इज डैमेज्ड इज कॉल्ड एज न्यूरोप्रेक्सिया। अगर सिर्फ सिग्नलिंग जो है वो डैमेज हुई है और नर्व इंटैक्ट है लगभग, तो उसे कहते हैं न्यूरोप्रेक्सिया। सेकंड डिग्री क्या होता है कि इन विच द एक्सन इज डैमेज्ड बट द सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द नर्व रिमेन्स इंटैक्ट। एक्सन डैमेज हो गया है लेकिन सराउंडिंग नर्व टिश्यू जो है वो इंटैक्ट है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सनटोमेसिस, ठीक है। अ थर्ड डिग्री, अ लास्ट डिग्री इन विच बोथ द एक्सन एंड द कनेक्टिव टिश्यू गेट्स डैमेज इज कॉल्ड एज न्यूरोटेमेसिस। इसके लिए सेडेंस क्लासिफिकेशन दी गई थी, SCDDON-S क्लासिफिकेशन, जिसमें अगर हमारी नर्व में हम एपिन्यूरियम की बात करते हैं, पेरिन्यूरियम की बात करते हैं और एंडोन्यूरियम की बात करते हैं, ठीक है। अगर न्यूरोप्रेक्सिया का केस है तो कोई ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, सिर्फ सिग्नलिंग एबिलिटी गई है, ठीक, नर्व ठीक है, सिग्नलिंग एबिलिटी गई हुई है। जो दूसरा केस था हमारे पास, उसमें क्या था कि थोड़ा बहुत एक्सन के ऊपर डैमेज हो गया, एक्सनटेमेसिस बोल देते हैं उसको, तो इसमें थोड़ी सी सिग्नलिंग एबिलिटी ऐसी चली जाती है, ठीक, थोड़ी सी सिग्नलिंग एबिलिटी ऐसे चली जाती है। न्यूरोटेमेसिस में थ्रू एंड थ्रू चली गई है, थ्रू एंड थ्रू नर्व जो है पास हो गई, ठीक है, तो कंप्लीट यहाँ पे ट्रांसफर जो है वो रुक जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रेडियोपेसिटी इन द रेडियोग्राफ। आपको एक मैंडिबुलर ऑक्लूजल व्यू दिया गया है। मैंडिबुलर ऑक्लूजल व्यू में आपको जो आर्च है उसके साइड में हल्की हल्की रेडियो ओपेसिटीज दिखाई दे रही है, ठीक है, दैट आर राउंड इन शेप। व्हाट दे कुड बी पॉसिबली बी? दे आर सियालोलिथ्स, ओके। They are most commonly sialoliths that are found in the submandibular or sublingual region. Next, a patient visited to you in the clinic with calcification of falx cerebri, bifid ribs है उसके पास, along with following OPG findings, ठीक है। OPG finding में पूरा स्कल जो है पहले ही फ्यूज कर चुका है, ठीक, और जो हमारा नीचे का स्कल है उसमें बहुत ज़्यादा रेडियोलुसेंसी दिखाई दे रही है। What is it? It is nevoid basal cell carcinoma, all right, नेवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा या फिर गोल्जिन गॉज सिंड्रोम है। इट्स बेसल सेल नीवर सिंड्रोम और नेवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा सिंड्रोम। इट इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट फैमिलियल कैंसर सिंड्रोम एंड इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूमरस बेसल सेल कार्सिनोमास along with skeletal, ophthalmologic, neurologic abnormalities. Multiple neoplasms arise in childhood in nevoid basal cell carcinoma. Next, a radiograph is given
विद अ मैंडिबुलर मोलर. मैंडिबुलर मोलर के नीचे बहुत ज़्यादा टाइट कैल्सिफिकेशन हो रखी है, ठीक है, इन अ राउंड मैनर. और ये कैल्सिफिकेशन जो है ये बिल्कुल ये रेडियोपेसिटी जो है इसके अराउंड एक रेडियोलुसेंट बॉर्डर भी प्रेजेंट है. रेडियोपेसिटी विद द रेडियोलुसेंट बॉर्डर बीनीथ द मैंडिबुलर मोलर. ओके, फर्स्ट मैंडिबुलर मोलर इज, इमेजिन कर लो व्हाट इट कुड बी पॉसिबली बी. इट इज सीमेंटोब्लास्टोमा. Cementoblastoma is one of the many mandibular lesions. It is the rare tumor of the cementum with only approximately 100 cases reported till date. The key to diagnosis is both radiologically and histologically and the attachment to the tooth root. It is typically radiodense or mixed density rounded sunburst appearance. कैसी appearance होती है? Sunburst appearance होती है, ठीक है, and relatively radiolucent rim present होता है. Sunburst appearance of the deposited cementum and a radiolucent rim. Loss of periodontal ligament space along with the root resorption and there is loss of root outline. ठीक है, ये जो कैल्सिफिकेशन होती है या फिर जो डिपोजिशन होती है उसके साथ जो रूट चल रही है उसको आप डिमार्केट नहीं कर पाओगे इजीली, ठीक है. इट इज इन सीमेंटोब्लास्टोमा. नेक्स्ट, अ फीमेल पेशेंट इज देयर, एज 22 years, presented with a swelling on the left side of the face since past 4 months. Swelling on the left side of the face since past 4 months. ऊपर नीचे कुछ नहीं बोला अभी तक. Which is gradually enlarging up to the present size. The patient gives a history of generalized weakness, lethargy, weight loss noticed since past few months. Radiographic examination with OPG showed a unilocular radiolucency on the left side extending from mandibular first premolar to mandibular third molar. मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर से लेकर मैंडिबुलर थर्ड मोलर तक जो रेडियोलुसेंसी वो अकर कर रही है, फिर जो स्वेलिंग है वो अकर कर रही है, यूनिलोकुलर स्वेलिंग या रेडियोलुसेंसी अकर कर रही है. पेशेंट वाज एडवाइज्ड ब्लड इन्वेस्टिगेशन दैट रिवील्ड इंक्रीज लेवल्स ऑफ एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज लेवल्स, ठीक है, एंड देयर वाज एन इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड एज वेल. An incisional biopsy of the mandibular lesion was done, which revealed a hemorrhagic fibrobascular connective tissue disorder with multinucleated giant cells. What it is? It is a giant cell lesion associated with hyperparathyroidism. Hyperparathyroidism shows various clinical presentations ranging from asymptomatic hypercalcemia and raised alkaline phosphatase levels. As a part of systemic condition, the odontogenic tissue and the jaw bones are also affected in hyperparathyroidism. ठीक है, कंप्लीट या पार्शियल लॉस हो जाता है लमाइना ड्यूरा का और ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस जॉ बोन्स की इसमें देखी जाती है. ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस ऑफ द जॉ बोन्स इज सीन इन हाइपरपैराथायरॉयडिज्म इंड्यूस्ड जायंट सेल लीजन्स. ठीक, देयर द जो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा कॉमन फाइंडिंग होती है इस कंडीशन में. रेयरली लिटिक लीजन्स होते हैं इन द जॉस दैट मे बी प्रेजेंट एज द रेपरेटिव जायंट सेल ग्रैनुलोमास. ठीक है, रेयरली लिटिक लीजन्स होते हैं. They are also called as Brown's tumor. They are also known as Brown's tumor. Giant cell lesions of the jaws are benign tumor-like lesions affecting the jaws but also occurring in the bones and soft tissues. Giant cell lesions जो होते हैं jaws के वो ज़्यादातर tumor-like lesions होते हैं जो कि jaws को affect कर रहे होते हैं, लेकिन ये bones और soft tissues को भी affect करते हैं. Next आपको एक normal radiograph दिया हुआ है जिसमें tooth के around एक बहुत ही normal जो radiolucent lining होती है वो दिखाई हुई है. ठीक है, what is it? It is basically lamina dura. It's a normal anatomical structure, lamina dura. Next, a man with a history of accident developed symptoms like inability to open the mouth. Biopsy of the masseter muscle has shown the cartilaginous tissue fragments. जो masseter muscle की biopsy हुई उसमें cartilaginous tissue fragments मिले. Which of the following condition is attributed to above mentioned features? कार्टिलेजिनस टिश्यू अगर किसी ट्रॉमा के बाद हमारे मैसेटर के अंदर मिल रहे हैं तो वहाँ पे ट्रोमैटिक मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस की कंडीशन हो सकती है. ट्रोमैटिक मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस की कंडीशन. मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस इज अ कंडीशन वेयर बोन टिश्यू फॉर्म्स इनसाइड मसल और एनी अदर सॉफ्ट टिश्यू आफ्टर एन इंजरी. मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस बोन टिश्यू बन जाता है या कोई भी बोन टिश्यू बन जाएगा किसी भी मसल के अंदर या फिर सॉफ्ट टिश्यू के अंदर आफ्टर द इंजरी. इट टेंड्स टू डेवलप इन यंग अडल्ट्स एंड एथलीट्स हु आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस द ट्रॉमेटिक इंजरीज. मोस्ट ऑफ द टाइम मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस अकर्स इन लार्ज मसल्स. ज़्यादातर टाइम जो होते हैं मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस लार्ज मसल्स में अकर करता है ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स. ड्यूशीन एंड बेकर
Muscular dystrophies are caused by genetic mutations. Mesenteric hypertrophy is a rare condition. It is mostly known as idiopathic with no known cause. It is recognized as enlargement of one or most the side of the masseter muscles, most commonly in the patients with facial asymmetry. However, the patient has symptoms such as trismus, protrusion and bruxism. ठीक है, ये सिम्टम आ सकते हैं मैसेट्रिक हाइपरट्रॉफी में in case of traumatic myositis ossificans. Next, a 14-year-old female presented to the clinic with a complaint of swelling on the left side of the face with pain since last 20 days. Pain भी है last 20 दिनों से. There was no extra history of trauma and extraoral examination revealed mild facial asymmetry with obliteration of nasolabial fold. ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे nasolabial fold जो है वो obliterate हो चुका है. On palpation, a swelling of bony heart swelling of 2.0 to 2.5 centimeters in diameter was present with a well-defined border. 2 से 2.5 सेंटीमीटर की हमारी स्वेलिंग है बोनी हार्ट विद वेल डिफाइंड ऑर्डर. हिस्टोपैथोलॉजी रिवील्ड क्यूबॉइडल टू कोलमनर सेल्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ नेस्ट एंड रोजेट. कैसे अरेंज है? इन द फॉर्म ऑफ नेस्ट एंड रोजेट. सॉलिड एरियाज डक्ट लाइक पैटर्न, वर्ल्ड अरेंजमेंट ऑफ सेल्स एंड ट्यूबरकुलर अपीयरेंस इज एविडेंट इन दिस. अब ये सारी चीज़ें जो सॉलिड एरियाज डक्ट लाइक पैटर्न है, वर्ल्ड अरेंजमेंट ऑफ सेल्स है, ट्यूबरकुलर अपीयरेंस इज एविडेंट है, ये सारी चीज़ें कहाँ दिखाई देती हैं? दे आर सीन इन एडिनोमेटॉइड ओडोंटोजेनिक ट्यूमर, AOT के अंदर देखी जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 साल का पेशेंट आया आपके पास विद द चीफ कंप्लेंट ऑफ नॉन हीलिंग साइनस. नॉन हीलिंग साइनस प्रेजेंट है उसकी चिन के अंदर, वहाँ से चिन के नीचे से उसके वहाँ पे पस डिस्चार्ज होता रहता है. इमेजिन करो इस चीज़ को. ऑन एग्जामिनेशन द लोअर एंटीरियर टीथ वर फाउंड टू बी केरियस. लोअर एंटीरियर टीथ वर फाउंड टू बी केरियस. पेरी अपाइकल रेडियोग्राफ वॉज शोन. ठीक है, जहाँ पे लोअर एंटीरियर के नीचे रेडियोलुसेंसी प्रेजेंट है. व्हाट इज द डायग्नोसिस? व्हाट इज द मोस्ट डिफाइंड डायग्नोसिस इन दिस केस? इट इज़ अ केस ऑफ क्रॉनिक एल्वियोलर एब्सेस, जहाँ पे एब्सेस जो है वो साइनस में ओपन करके बॉडी के बाहर आ गई है.